अब एग्जांपल लेके चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे बनारसी हमारा कानपुर मिष्ठान भंडार है। बनारसी इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड गेट्स ऑर्डर्स ऑफ सप्लाईज थ्रू स्विगी ऑन डेली बेसिस। इट अटेंड्स टू नो व्हाट विल बी द रिपरकशन ऑफ दिस सेक्शन ऑन दिस फर्म। एक बनारसी वाला है, स्विगी से रोज ऑर्डर आते हैं। अब वो स्विगी से रोज ऑर्डर आते हैं और उसके अगेंस्ट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। स्विगी इज एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, और उस पार्टिसिपेंट से ई कॉमर्स मतलब हम मैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूँ, स्विगी ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अब कस्टमर मेरा कर रहा है, तो अब क्वेश्चन आएगा बनारसी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप देखिए, इंडिविजुअल में क्या एग्जेम्पशन दिया है इन्होंने एग्जेम्पशन जो दिया है वो दिया है खाली इंडिविजुअल के केस में अगर 5 लाख तक की है। पार्टनरशिप फर्म में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, विच मीन्स पार्टनरशिप फर्म में 1 रुपए से ऊपर अगर 1 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जो भी स्विगी से सेल हो रही है, अगर एक मिठाई का डिब्बा 190 रुपए 140 रुपए बिक रहा है, तो अमेजन को 1% टीडीएस काट के ही जमा कर देना पड़ेगा। बैलेंस हमारे को पेमेंट करेगा, जो भी अपनी कमीशन काटता है वो अलग है, बट क्वेश्चन आता है कि 1% टीडीएस इसमें कटेगा। सो देयरफॉर देयर इज नो एग्जेम्पशन इन दैट। MA is running a florist shop and gets orders through Amazon for supplies of various customers. What should be the implication TDS? Similarly, MA, अगर MA इंडिविजुअल है, मिस्टर MA वर्ड है इसमें, इसका तो मिस्टर MA है। अगर मिस्टर MA है, उनका अगर फ्लोरिस्ट है, तो उनके अगेंस्ट में देखा जाएगा कि 5 लाख की उनकी सेल है कि नहीं है अमेजन के थ्रू। जैसे ही 5 लाख क्रॉस करेगी उस MA साहब की, तब टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। 5 लाख से नीचे टीडीएस की एप्लीकेशन नहीं आएगी, बिकॉज इंडिविजुअल एंड HUF आर एग्जेम्प्ट टिल 5 lakhs फ्रॉम वन e-commerce operator. Now, whether deduction of tax would be inclusive of GST or exclusive? अब एक बड़ा इशू आता है कि क्या ये GST exclusive और inclusive का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है इसमें। ऑल्दो एक बोर्ड का सर्कुलर है, वो सर्कुलर एक्चुअली देखा जाए तो TDS के लिए, पर इसमें भी आप देखें, इसमें एक जैसे 206C में लेके चलते हैं, या TDS में ऑफ कोर्स जहां तक इसका सवाल है, तो इसमें देयर इज क्लियरली दे से दैट इट शुड बी नॉर्मली एक्सक्लूसिव ऑफ GST। सो देयरफॉर इसमें, या इवन 206C में इट शुड बी एक्सक्लूसिव GST। सर्कुलर नंबर मैंने आपको दे दिया 23/2017, डेटेड 19 जुलाई 2017। सो देयरफॉर इट शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ GST जो TDS कटेगा। NSE इज एन, एक बड़ा, किसी ने मेरे को सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, उसने कहा साहब NSE भी तो प्लेटफॉर्म है, NSE में हम शेयर ट्रेड करते हैं, वो भी आप वो है मतलब ई-कॉमर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म है, तो NSE के अगेंस्ट अगर क्या ट्रांजैक्शन हुई तो उसमें भी हम शेयर्स में करेंगे, तो अगर क्या उसको हो रहा है, उसमें इसलिए नहीं होगा बिकॉज NSE इज एन एज अ प्लेटफॉर्म विच इज नाइदर सप्लाइंग नॉर सेविंग, इट्स अ प्लेटफॉर्म विच यू आर यूजिंग पर से। मतलब NSE के थ्रू कोई माल नहीं आ रहा, NSE ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा, उसमें आप खेल खेलते हैं और सर्विसेज दे रहे हैं। NSE is not a neither any e-commerce operator nor you are e-commerce participant. NSE is a platform where two persons are buying and selling and they are doing it. It is basically not on shares, and therefore basically because NSE is not charging any commission or fees, brokerage अपनी जगह आ रही है, बट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कि NSE उससे माल खरीद रहा है और आपको सप्लाई दे रहा है या वाइस वर्सा। So NSE per se is a e-commerce is maybe a platform, but basically it's not against supply, because although secondly shares as such securities are basically not part of supply, so therefore even otherwise it will not be there for taking neither supply services भी नहीं है और goods भी नहीं है। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब देखिए इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है आगे। RACA पार्टनरशिप फर्म follows professional services to a client through e-commerce platform amounting to rupees 20,000, will there be any liability for TDS? अब क्वेश्चन आता है कि अब पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में जीरो एग्जेम्पशन है, जीरो एग्जेम्पशन में आपका TDS यहाँ पे कट जाएगा बिकॉज पार्टनरशिप फर्म को एग्जेम्पशन जीरो है, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको कट जाएगा। अब दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, इफ अ सर्विस वैल्यू 50,000, व्हाट विल बी द प्रोविजन ऑफ TDS इन सच केस? अब नॉर्मली अगर 50,000 सर्विसेज हैं, 20-30,000 से ऊपर हैं, तो हमारे को TDS कटना चाहिए 194J में या 194O में। लॉ ने होल्ड कर दिया है कि अगर 194O में किसी चीज में TDS कट रहा है तो 194O सुपरसीड करेगा। तो क्वेश्चन आता है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सपोज आज की तारीख में एक एक्स है, फॉर एग्जांपल आज मनु अग्रवाल जी की फर्म है, मनु अग्रवाल जी किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली, नॉट थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, और डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो TDS क्या कटेगा 194J में बिकॉज प्रोफेशनल सर्विसेज है। बट अगर वही सर्विस थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर ऑपरेट होंगी तो TDS क्या कटेगा 1%। सो देयरफॉर उस केस में जहां TDS थ्रू प्लेटफॉर्म आएगा 1% करेगा, और लॉ में प्रोवाइड कर दिया उन्होंने कि जहां जहां ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है वहां TDS का रेट 1% ही होगा और वो सुपरसीड करेगा। उसमें लॉ में लिख दिया है कि जो चीज ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है, दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें 2 सेक्शन मेंशन किए हैं,
यानी अगर इंडिविजुअल के केस में सपोज आप 194 ओ में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख से नीचे है और टेक्निकली 194 आपको अप्लाई कर रहा है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, भले ही आपका टीडीएस की लायबिलिटी ना है 5 लाख के मारे, फिर भी आपको 194 जे अप्लाई नहीं करेगा। मैंने अगला केस ले रखा है, एग्जाम्पल लेता हूं। DS is a proprietorship concern, a firm of lawyers and provides services through an e-commerce platform of 1 lakh during the year to Messrs X Limited. This is only billing through the e-commerce platform by DS, whether there be liability of TDS. Normally अगर आप सोचिए तो अगर लॉयर की फर्म आपको TDS अगर 1 लाख का बिल कर रही है तो आपको 1 लाख के ऊपर TDS काटना है 194J में, बट 194 ओवरराइड कर रहा है। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप कर रहे हैं और क्योंकि उस ये इंडिविजुअल है और 5 लाख से नीचे की सप्लाई है थ्रू दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो क्योंकि 5 लाख से नीचे की सप्लाई और इंडिविजुअल है तो इसको ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू तो कर रहा है, पर इसको 194 ओ अप्लाई नहीं कर रहा। बट क्योंकि 194 ओ में डायरेक्टली कह दिया कि 194 जहां अप्लाई कर रहा है दूसरे टीडीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसमें 194 जे भी अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर ये मिस्टर डीएस है, लॉयर है, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो मुझे टीडीएस काटने की दरकार नहीं है, जो नॉर्मल केस में मुझे 10% टीडीएस 30,000 से ऊपर काटना चाहिए था। सो दिस इज वन अनॉमली। देयर बी मतलब अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप करेंगे तो टीडीएस का रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा प्रोफेशनल सर्विसेज में, और ई कॉमर्स के ऑपरेटर नहीं करेंगे तो रेट ज्यादा हो जाएगा। OLX.com facilitates sales and purchase of user goods. How does the portal neither collects any information with respect to deed nor does it make any collections from the buyer? अब OLX आपने देखा होगा, OLX में क्या होता है, गाड़ी की सेल और परचेज दोनों आपस में लोग मिलकर बात कर लेते हैं। OLX को खाली जो भी होता है उस केस में अगेन बिकॉज द सेल्स आर नॉट थ्रू द प्लेटफॉर्म, परचेज आर नॉट थ्रू द प्लेटफॉर्म, देयरफॉर एज सच OLX के केस में ये अप्लाई नहीं करेगा। बिकॉज OLX क्या कर देता है कि ये गाड़ी इलाहाबाद में इस रेट पे बिक रही है, प्रयागराज में इस रेट पे बिक रही है, या बरेली में इस रेट पे बिक रही है, और वो गाड़ी जिसको चाहिए जाके खरीदे। तो मैं जाता हूँ बायर से बात करता हूँ, वहीं पेमेंट करता हूँ और निकल आता हूँ। तो OLX इज बेसिकली एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज एन एडवर्टीजमेंट की गाड़ी इस रेट की बिक रही है। प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांजैक्शन कोई नहीं होती है, प्लेटफॉर्म इज ओनली एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। सो देयरफॉर इन दैट केस एज सच there is no deduction of TDS and 194 O will not apply. अब सम सेलर्स ऑन अमेजन, अब क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे सेलर्स हैं अमेजन के, अगर कैश कलेक्ट डायरेक्टली कर लेते हैं फ्रॉम कस्टमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, अमेजन के थ्रू माल बेचा और कस्टमर से डायरेक्टली कैश कलेक्ट कर लिया, तो उसमें क्या पोजीशन आएगी, उसमें पोजीशन ये आएगी कि जितना पैसा डायरेक्टली कलेक्ट किया है कायदे से, क्योंकि अमेजन को 1% टीडीएस काटना है उनके ऊपर, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर को काटना है, तो अमेजन उनके ऊपर डेबिट नोट रेट इशू करेगा और उनसे 1% जो भी टीडीएस है वो कलेक्ट करेगा अगर डायरेक्टली पेमेंट उस पार्टी ले रही है। सो दैट इज ऑल अबाउट 194O जो इस साल आया है। अब हम आते हैं इक्वलाइजेशन। मैं अब इक्वलाइजेशन लेवी और 194O का एक बाइफर्केशन बता रहा हूँ, जो मैंने भी आपको इक्वलाइजेशन लेवी बताया जो 1/4/2020 से आई है, और एक 194O। अब दोनों ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अप्लाई करते हैं, और एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अप्लाई करता है जो विदेशी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और एक अप्लाई करता है जो हिंदुस्तानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये दो अलग अलग कानून है। अब देखिए इसमें क्या है, abc.com नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी इक्वलाइजेशन लेवी वाला है, ऑपरेट्स और मेक फैसिलिटीज एंड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स ऑपरेटर बाहर का है, अब उसने अगर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडियन टेरिटरी की तो बाहर वाला है, उसको इक्वलाइजेशन लेवी सिर्फ लगेगी और कुछ नहीं लगेगी, बिकॉज बाहर वाला बाहर हिंदुस्तान वाले को माल बेच रहा है, बाहर वाला हिंदुस्तान वाले को माल बेच रहा है, तो डायरेक्टली इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी। हिंदुस्तान का प्लेटफॉर्म नहीं है ये। दूसरा देखिए, फैसिलिटेटिंग सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन टेरिटरी। अब पहले वाला भी सेल्स एंड गुड्स सर्विसेज है, दूसरा भी सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इन इंडियन टेरिटरी। यहां भी पोजीशन यही आएगी, सीधे इक्वलाइजेशन लेवी बाहर वाले लगेगी, बिकॉज अगेन सर्विसेज दे रहा है बाहर वाला ऑपरेटर इंडिया को। तीसरा इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेटिंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज बाय रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिया। देखिए आज की स्थिति में अब विदेश वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर है, सपोज अब विदेश वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर है और वो हिंदुस्तान से माल खरीद के और हिंदुस्तानी को बेच रहा है। अमेजन यूएस में इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पर मटेरियल इंडिया में खरीद रहा है और मटेरियल इंडिया में ही बेच रहा है, सपोज क्योंकि बाहर से खरीद के बेच रहा है। उस केस में प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें एक्चुअली इंडियन प्लेटफॉर्म से ऑपरेट हो रहा है, तो उसमें आपको टीडीएस 194O भी आ जाएगा और इक्वलाइजेशन लेवी भी आ जाएगी। तो इस केसेस में जहां पे अगर रेजिडेंट से खरीद के, रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट से खरीद के लेके चल रहा है, उस केसेस में सेल ऑफ गुड्स यहां से फैसिलिटेट हो रही है, यानी परचेजर यहाँ पे और प्लेटफॉर्म विदेश में है। उस केस में आपका दोनों इक्वलाइजेशन लेवी और 194 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ऑफ कोर्स अ प्रॉब्लम। नाउ फॉरेन रेमिटेंसेस, नेक्स्ट सेक्शन, फॉरेन रेमिटेंसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन।
Who is liable for collection of TDS? Authorized dealers who receive an amount from remittance for remittance out of India from a buyer who remits the amount out of India under the LRS. No TCS if remittance is less than 7 lakhs in a year and is not for an overseas tour package. दो पार्ट हैं, एक 7 लाख का और एक टूर पैकेज, दो अलग अलग चीजें हैं. तो अब आइए दूसरा, एक तो हो गया LRS जो हम कर सकते हैं. अब आपको सबको पता है $2.5 लाख तक कोई भी आदमी LRS में जमा कर पैसा दे सकता है for any purposes overseas. So $2,50,000 है, वो you can remit overseas as per FMR. और दूसरा के इसमें TCS का है, seller of an overseas tour program who receives any amount from a buyer being a person who purchases such package. Earlier at the time of debiting the amount payable by the buyer, और at किस समय करना है? Earlier of the time of debiting amount payable by the buyer or the time of receipt of such amount from the said buyer by any mode. तो डेबिट या रिसीट बाय एनी मोड. रेट ऑफ टीसीएस 5%. नाउ रेट ऑफ टीसीएस उस वाले 5% है. अब क्या है, अलग अलग आइए. एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे रेट्स बता रहा हूँ आपको जो नॉर्मल रेट्स हैं. करंट ईयर के लिए रेट्स 75% कर दिए गए, तो आप उसको जितने रेट्स मैं बता रहा हूँ उसको 75.75 कर दीजिएगा. 75% रेट से अगर 31 मार्च तक इसके 75% ही अप्लाई करेंगे. ये नॉर्मल रेट्स बता रहा हूं आपको क्योंकि अगले साल ये आएंगे, बट अभी फॉर इस पर्पसेस के लिए मैंने रेट्स मॉडिफाई नहीं किए हैं. यू शुड रीड दिस एज 75% ऑफ 50.5% है, क्योंकि आपकी कोविड के लिए उन्होंने 75% रेट्स कर दिए थे, 25% का बेनिफिट दिया था टीडीएस और टीसीएस के लिए. नाउ 0.5% of the amount in excess of 7 lakhs if the amount being remitted out of India is a loan obtained from financial institution as defined in section 80 for the purpose. यानी अगर हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके बच्चे की पढ़ाई के लिए दिया है तो 0.5% TDS होगा. उसके बाद 5% of the amount in excess of 5 lakhs in case of remittance under LRS अगर है, और 5% amount in pay for overseas tour package where amount of corrected by seller overseas package no TCS by AD bank. In case of PAN Aadhaar it is not provided by the buyer, TCS shall be 10%. तो क्वेश्चन आता है कि अगर आपने आधार वो नहीं दिया तो टीसीएस का रेट आपका 10% हो जाएगा. नाउ लेट अस, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ओवरसीज टूर प्रोग्राम वर्ड है. ओवरसीज टूर प्रोग्राम को उन्होंने डिफाइन किया लॉ में. ये कहते हैं ओवर LRS सिंपल है, ओवरसीज जरा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है. ओवरसीज टूर प्रोग्राम मींस एनी टूर पैकेज व्हिच ऑफर्स विजिट टू द कंट्री और कंट्रीज or territory or territories outside India and includes expenses for travel or hotel stay or boarding or lodging or any other expenditure of similar nature or in relation thereto. ये पूरा उन्होंने डेफिनेशन डाल दिया. अब क्वेश्चन सिर्फ ये आता है, क्या और अगर हम पढ़ेंगे तो क्या टिकट बुक करना सिर्फ भी मेरा टूर प्रोग्राम हो जाएगा या ट्रैवलिंग आ जाएगा? वर्ड लिखा ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज. वर्ड इज अ पैकेज, वर्ड इज नॉट इंडिविजुअल. And when you talk dictionary अगर meaning आप package या package holiday का देखें तो there should be more than one services, because what is a package? Package cannot be a single service. So normally it should be more than one services. A package has defined as a holiday arranged by a travel company in which your travel and accommodation are booked for you. Thus whether there is booking for travel or accommodation, both TCS may apply. So therefore you have to see package should imply more than one services normally. Example, अच्छा अब केस स्टडी में आ जाए. LRS में, अब LRS में पोजीशन आती है कि आज मैंने TCS से LRS मैंने रिलेटिव को रेमिट किया 8,40,000 का, तो 8,40,000 का रेमिट किया तो 7 लाख की मुझे छूट मिल जाएगी. 1,40,000 पे मुझे परसेंटेज देना पड़ेगा. अब LRS रेमिटेंस फॉर एजुकेशन ऑफ मास्टर ए जूनियर आउट ऑफ ओन फंड्स, अगर 3 लाख भी दिया तो मैंने, क्योंकि ये अपने पैसे से दिया है और लोन नहीं लिया है तो इस पे भी ऐड हो जाएगा. तो मैंने कितना दिया, 8,40,000 और 3 लाख 11,40,000 दिया, तो 7 लाख का मुजरा मिल जाएगा. एंड 4,40,000 पे I'll have to pay TCS. Now LRS remittance for education of master junior A 8, इसमें 0.75% लगेगा. एंड वी हैव टू पे TCS. पेमेंट फॉर ओवरसीज टूर पैकेज फॉर विजिटिंग मास्टर जूनियर A 3 लाख, इसके ऊपर भी आपको TCS लग जाएगा बिकॉज आपने टूर पैकेज लिया है. करेंसी परचेज फ्रॉम AD बैंक फॉर ओवरसीज, आज की तारीख में मैं विदेश जा रहा हूं और विदेश मैंने LRS के अगेंस्ट करेंसी परचेज करी. देखिए तो एक तो चीज हो गई रेमिट की और एक परचेज की. अगर मैं परचेज करता हूं करेंसी तो मेरे को ये अप्लाई सेक्शन नहीं करेगा. तो अगर मैं AD बैंक से जाऊं और मैं अपने खर्चे के लिए कोई करेंसी परचेज करता हूं LRS के तहत ही खर्चे कर, अब मैं विदेश करने जाता हूं तो मुझे जो करेंसी परचेज करता हूं उसमें फॉर्म A2 भरा जाता है और LRS में ही दिया जाता है.
अगर मैं करेंसी यहाँ परचेज कर रहा हूँ तो उसमें TCS प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे. सो देयर यू कैन बी क्लियर दैट देयर विल बी नो TCS ऑन दैट. Now, let us have case studies. A Limited gives 30 lakhs to a travel agent to buy a ticket for 20 members to Singapore. Will the travel agent collect tax from A Limited, whether it be a tour package or not? तो अब A ने ट्रैवल एजेंट दिया. अब इसमें आप ये लेके देखिए कि इसमें ऑफ कोर्स देयर कैन बी अ डिस्प्यूट के साथ कि टूर पैकेज होगा, टूर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज. अब क्वेश्चन आता है इज इट अ पैकेज और इट्स अ बाइंग ऑफ टिकट. इसमें एक बोर्ड का सर्कुलर है जहां उन्होंने लिखा है कि अगर एजेंट के थ्रू आप टिकट बुक करा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एजेंट में बी अ पार्टी बट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है और एयरलाइन के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट है. सो देयरफॉर इट शुड नॉट क्वालिफाई फॉर TDS provisions under 194C and therefore taking that clue from here in the board circular 715 number इस केस में भी अप्लाई नहीं करना चाहिए because basically he is buying tickets for you. Similarly, A is limited separately to hotel in Singapore 15 लाख directly for such. A ने डायरेक्टली सिंगापुर को होटल को अगर पैसा दिया हुआ है तब भी टूर प्रोग्राम पैकेज नहीं आएगा और रेमिटेंस अगर डायरेक्टली मैंने होटल किया है तो मेरा टूर प्रोग्राम पैकेज में नहीं आएगा अगर 15 लाख भी रेमिट मैंने किया है. अब A Limited pays 10 lakhs to Mrs. Logistics, a resident entity to arrange the सिर्फ मैंने 10 लाख रुपए एक लॉजिस्टिक्स वाले को दिया, टिकट वाले समझिए कार वाले टैक्सी वाले को, भैया मेरा या मैं बाहर जा रहा हूँ, मैंने कहा बसेस का अरेंजमेंट करा देना, तुम सारा पेमेंट कर देना. तो क्या वो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में आएगा? मेरे हिसाब से अगेन सिर्फ लॉजिस्टिक्स इज वन, इट इज नॉट अ बेसिकली पैकेज, इट्स ओनली फॉर अ बेसिक वन सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट इज नॉट ऑन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज. पहली बात तो ओवरसीज को अप्लाई कर रहा है, इंडिया को अप्लाई नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा. और साथ इट शुड बी अ पैकेज, तो इसको भी अप्लाई नहीं करता. नाउ अ प्रॉब्लम जैसे KCS हमारी है या आपकी इलाहाबाद ब्रांच है, हैज ऑर्गेनाइज्ड एन RRC इन श्रीलंका and is paying to the tour operator 30 lakhs for the package being 50,000 per person. Now इसमें समस्या आएगी. अब क्वेश्चन आता है कि आप लोग RRC ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप हर मेंबर से 50,000 रुपए ले रहे हैं और कह रहे हैं हम साहब विदेश जाएंगे और ये आपने पूरा पैकेज ले लिया, तो टेक्निकली TCS इसमें आ जाएगा क्योंकि आपने टूर प्रोग्राम पैकेज लिया, 5% आपने ये 50,000 पर पर्सन लिया और क्योंकि पूरा पैकेज है, RRC में जाने से आने तक का पैकेज होता है जिसमें रहना आना शामिल होता है, टेक्निकली दिस इज एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज एंड देयरफॉर TCS रिएक्टेड. नाउ अगर हम इसको 194C में देखिए, अगर इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये और सवाल है कि अगर इसको हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज एंड सेल्स दिखाएं, यानी 194C में लेके जाएं, इसके दो तरीके हो सकते हैं. एक तो हम डायरेक्टली हर एक इंडिविजुअल की बिलिंग अलग अलग कराएं 50 पर पर्सन तो टूर एजेंट से, तो एक ऑफ कोर्स वो अलग हो जाएगा क्योंकि देन वी कैन से वी आर इट्स नॉट अ पैकेज, इंडिविजुअल को बिलिंग कर रहा है. एक तो ये सब तरीका है. दूसरा ये है कि अगर 194C में हम किसी तरह से 194C में फॉल कर जाएं, 194C में फॉल करने का एडवांटेज क्या होगा कि वहां TDS रेट 1% रहेगा, तो वहां पे अगर हम फॉल कर जाते हैं, वहां पे बच सकते हैं, तो देन वी कैन गो फॉर 194C. और लॉ ये कहता है कि अगर किसी और सेक्शन में TDS कट रहा है तो आपको ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा. सो देयरफॉर you can be saved on that. Mrs. B books a tour package and pays advance. अभी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज की तारीख में Mrs. B books a tour package and pays advance of 2 lakhs to Mrs. Travelers who collects TCS on the same and deposit. Because उसमें क्या कहा है कानून में कि जिस क्रेडिट करो या बिल करो जो भी अर्लियर हो. तो मैं आज देखिए कोविड में बड़ी प्रॉब्लम आई है, लोगों ने विदेशी टिकट ट्रैवल एजेंट से, मतलब खाली टिकट नहीं, अगर टूर पैकेज किसी ने बुक करा रखा और टूर पैकेज ने 5 लाख रुपए दे दिए, अब टूर पैकेज में पास दे दिया, उसने TCS सबका, मतलब सपोज अब 1 अक्टूबर से लग रहा है, तो सपोज मैंने आज टूर पैकेज बुक कराया और उसने मेरा TCS काट लिया 1 अक्टूबर के बाद, और बाद में सपोज वहां पे लॉकडाउन हो गया और कंट्री बंद हो गई, अब मैं तो टूर पे नहीं जा सकता. अब मैंने उसको टूर कैंसिल कराया. अब कैंसिल कराने के बाद क्या पोजीशन आएगी? मेरा TCS कटा है, मैं उसका वो इनकम टैक्स में क्लेम तो कर सकता हूँ, बट रिकोर्स मेरे पास क्या होगा भाई? ऐसा है कि या तो वो जो एजेंट है वो अपनी रिटर्न दिखाए, रिटर्न रिवाइज करे, मॉडिफाई करे और मुझे रिफंड करे TCS वार्ड में जाके या TDS वार्ड में जाके, and or else of course I have to claim this in my return of income because there is no other way out because the tour has actually been cancelled. और ऐसे केसेस बहुत आने वाले हैं. अब और तीसरा इंटरेस्टिंग सेक्शन आता है 206C1H जो सबसे इंटरेस्टिंग है, और इसमें जो बहुत काफी समस्याएं हैं. लेट अस कम टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस. एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर who receives any amount as consideration for sale of any goods of value or aggregate of such value exceeding 50 lakhs in any previous year, other than goods being exported out of India
or goods covered under subsection 1 of section 1F, etc., at the time of receipt of such amount, collect from the buyer 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakh rupees. अब कंसिडर क्या चीज हो गई? एक तो सेलर डिफाइन हो गया, रिसीव एनी कंसिडरेशन फॉर सेल, कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakhs in any previous year, ठीक है ना, उसका एग्रीगेट, और if the goods collect from the buyer some 0.1% of the sales or consideration exceeding 50 lakhs as income tax. So these are the conditions. Now let us come to section. इसमें service provider included नहीं है. If a buyer does not provide PAN number, though section 260 shall come into operation and tax will be collectible at 1%. PAN दिया है आपने तो 0.1% है, PAN नहीं दिया तो 1%. Person has to be seller of goods and maybe a trader or manufacturer. Seller define कर दिया उन्होंने. Seller means a person whose total sales, gross receipts or turnover from business carried on by him exceed 10 crores during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out. Not being a person as of central government as being notified and so and so. Now let us again come. किसको exempted है? एक तो exports exempted है, sales covered under 261F exempted है, जो पुराने जो अभी ऑलरेडी सेक्शंस में टीसीएस कट रहा है वो exempted है, और फॉलोइंग बायर्स, कौन कौन से बायर्स exempt हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट exempt है, स्टेट गवर्नमेंट exempt है, लोकल अथॉरिटी exempt है, इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया और सच अदर्स में भी नोटिफाइड, ये exempted है, इनके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा अगर ये आदमी है, मतलब बायर्स हैं तो. अब एग्जांपल लेके चलें. Messrs Foods India Mumbai purchases palm oil from Malaysia and sells on high seas to Messrs Agro Limited Kanpur amounting to 20 crore रुपए. Will TCS be applicable? देखिए ये एक्सपोर्ट तो हुआ नहीं. फूड्स इंडिया ने मुंबई की कंपनी है और हाई सीज में सेल होती है और इंडिया में इंपोर्ट होती है. फूड्स इंडिया मुंबई परचेज पाम ऑयल फ्रॉम मलेशिया एंड देन हाई सीज में इंडिया, और एग्रो लिमिटेड है कानपुर की, उसने इंपोर्ट कर लिया और कस्टम ड्यूटी इंडिया ने दी. तो क्या इसमें पोजीशन आएगी कि देखिए 10 करोड़ रुपए टर्नओवर है, ये 50 लाख रुपए सेल है, तो क्या टीसीएस आएगा? इस केस में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि इसकी स्पेसिफिक एग्जेम्पशन उन्होंने दे रखी है. अगर आप इसमें एग्जेम्पशन में आए तो लिखा है सेल्स टू अ पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया. तो ये इसीलिए दे रखा है बिकॉज हाई सी सेल्स बहुत होती हैं और हाई सी सेल्स में कई बार बड़ी प्रॉब्लम आती है. तो हाई सी सेल्स को करें कैसे, क्योंकि हाई सी सेल्स बड़ी लार्ज अमाउंट की होती है और कौन कौन सी पार्टी कहीं की होती है और उसमें मार्जिन भी नहीं होते ज्यादातर. तो अब उस केसेस में आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है पर्सन इंपोर्टिंग गुड इनटू इंडिया. तो अब क्वेश्चन आ रहा है, आपने एग्रो लिमिटेड से कहा, एग्रो लिमिटेड को काटना था, अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये इसको काटना था, अब इंपोर्टिंग कर रहे हैं अब, क्योंकि अब इंपोर्ट गुड्स इनटू इंडिया कर रहे हैं, ये मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, इसलिए बायर इज इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया, देयरफॉर इट विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज इट कैटेगोरिकली से कौन कौन से बायर एग्जेम्प्ट हैं, जो बायर इंपोर्ट कर रहा है गुड्स इनटू इंडिया, तो वो एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट है, साथ से बायर भी एग्जेम्प्ट है. नाउ केस स्टडी एक चलते हैं. कंपनी एबीसी हैज द फॉलोइंग टर्नओवर फाइनेंशियल 19-20, सेल्स ऑफ गुड्स 8 लाख, सर्विसेज इतना, वेदर एबीसी इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एंड सोर्स? यस, बिकॉज उसमें टोटल टर्नओवर की बात की गई है फ्रॉम द बिजनेस. सो सेल ऑफ गुड्स एंड ऑल्दो सर्विसेज को अप्लाई नहीं करता, बट जब टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो टोटल टर्नओवर ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो देयरफॉर इन दैट केस टोटल टर्नओवर हैज टू बी सीन. फोकस्ड एडवर्टाइजिंग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग टर्नओवर, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स 25 करोड़ का उसका टर्नओवर है, खाली एडवर्टाइजिंग करता है, सर्विसेज को अप्लाई नहीं करता है, ये सिर्फ सेल्स को अप्लाई करता है. बट कंपनी ड्यूरिंग द ईयर सप्लाइज has also supply of incidental material with its services and the same cannot be segregated. Though the supplies are over 50 lakhs, what is the applicability of provision of section 206(1)(h) if bills are party exceed rupees 50 lakhs? Now, if the for this, if the bills are only in respect of services, advertising contracts, including whatever material you are supplying, if it is only in respect of services, then it will not be there. But if it is in case of supplies, अगर हम supply लेके चल रहे हो, material supply अगर कोई भी कर रहे हैं, तो वो 25 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है और सप्लाई अगर उसको 50 लाख से ऊपर की हमारी सप्लाई आ रही है तो हमारे को टीसीएस में आ जाएगा, बिकॉज अगर मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और टोटल टर्नओवर है 10 करोड़ से ऊपर रहा है. Advertisers are only advertising receipts and bills for advertising which include certain goods, sandys, etc. अमाउंट हुआ. अब इस केस में क्या है कि क्योंकि सिर्फ एडवर्टाइजिंग की रिसीट्स कर रहा हूं मैं और मटेरियल रिसीट्स नहीं कर रहा हूं, एडवर्टाइजिंग रिसीट सिर्फ कर रहा हूं, मटेरियल सप्लाई कोई रिसीट नहीं है, देयरफॉर इन केस में टीसीएस नहीं आएगा, बिकॉज अनलेस अंटिल देयर इज सप्लाई ऑफ मटेरियल्स
देयर टीसीएस आएगा क्योंकि यहाँ सप्लाई ऑफ मटेरियल नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजिंग लिमिटेड की बिल है, तो सप्लाई सर्विसेज को अप्लाई नहीं करता, इसलिए इस केस में टीसीएस नहीं आएगा। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सर्विस, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर में अगर कुछ मटेरियल यूज कर रहे हैं, हम पेपर यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टैंड यूज कर रहे हैं और हम बिल खाली उसका दे रहे हैं, तो इसलिए उन केसेस में नहीं आएगा। सो देयरफॉर टू दैट एक्सटेंट दे विल बी एग्जेम्प्ट। Very interesting, MRN Limited is a hospital and thus only a service provider. During the year it sells old equipment of 60 lakh, will there be liability of TCS? अब देखिए क्या पोजीशन आती है, MRN हॉस्पिटल है, ये मान के चलते हैं 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर पिछले साल रहा होगा, अब उसने सप्लाई किया 60 लाख का इक्विपमेंट। क्वेश्चन आ रहा है क्या आएगा? यस, TCS विल बी अप्लाई बिकॉज हमने, मेरे सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं और मैंने 50 लाख से ऊपर का माल बेचा है। जब 50 लाख से माल ऊपर बेचा है तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। Whether sale consideration for the purpose of this section will be inclusive GST or not, technically अगर 194 के लिए क्लैरिफिकेशन आ चुका है, इसके लिए क्लैरिफिकेशन 206C का क्लैरिफिकेशन नहीं आया। पर मैं वर्डिंग्स में अगर जाऊं, देखिए टू वर्डिंग्स, अगर मैं वर्डिंग्स इंटरप्रेट करूं अपने हिसाब से तो दो अलग अलग पार्ट हैं। 206C में अगर आप चलें तो पहला पार्ट है जैसे कार और व्हीकल्स का सेल या टेंडू लीव्स का सेल। जो टेंडू लीव्स के सेल वगैरह में लिखा है टीडीएस प्रोविजन, उसमें कहां लिखा है कि द अमाउंट डेबिटेड टू द पार्टी अकाउंट, और यहां पे लिखा है कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो अमाउंट डेबिटेड का इंटरप्रिटेशन बाद में निकला, बिकॉज अमाउंट जब डेबिटेड हम कर रहे हैं तो डेबिटेड विल ऑलवेज इंक्लूड जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बिकॉज हम खाते में जब डेबिट करेंगे किसी को तो जीएसटी मिला के डेबिट करेंगे। और यहां सिर्फ कंसिडरेशन फॉर सेल की बात कर रहे हैं, तो टू माय माइंड इंटरप्रिटेशन इट शुड टेक्निकली नॉट बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इट शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बिकॉज यहां अगर यहां डेबिटेड और सम पेड और डेबिटेड की बात नहीं कर रहा है, इसमें लिखा है कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, एक सप्लाई कंसिडरेशन फॉर सेल्स एंड रिसीट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल्स। इनमें कहीं नहीं लिखा टोटल कंसिडरेशन या वर्ड कुछ नहीं लिखा, तो कंसिडरेशन ऑफ सेल्स एंड रिसीट इन कंसिडरेशन। वेयर एज अगर इसी सेक्शन में ऊपर आप जाएंगे, जैसे कार बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार है, व्हीकल्स है, तो व्हीकल्स में 10 लाख से ऊपर अप्लाई करता है। अब 10 लाख से ऊपर अगर व्हीकल में अप्लाई करता है तो आदमी टीसीएस काटता है और डेबिट करता है, उसमें लिखा है डेबिटेड, सो इन दैट केसेस इट विल अप्लाई, अदरवाइज इट विल नॉट अप्लाई। तो टू माय माइंड ऑल्दो आप अगर आप सेफर साइड चाहे काटना चाहे काट लें, बिकॉज अभी कानून आ रहा है, पर टू माय माइंड होना नहीं चाहिए। बट ऑफ कोर्स यू कैन प्ले सेफ इफ यू वांट एंड यू कैन डिडक्ट आल्सो। वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट अस कम टू द केस स्टडीज, कैसे क्या होगा, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब एक पार्ट चलते हैं। पहला पार्टी ए, ओपनिंग डेबिट 75 लाख, सेल्स 10 लाख करंट में हुई, रिसीट 55 लाख हुई, क्लोजिंग 30 लाख हुआ। अब सेल्स कितनी है? 75 लाख, नहीं सॉरी 10 लाख। इस साल में सेल्स हमारी 10 ही लाख की हैं, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि 10 लाख की सेल्स हैं, उस पार्टी को 50 लाख से नीचे की है, रिसीट मेरी जितनी भी होंगी ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। मुझे इस साल में 50 लाख की सेल से ऊपर करना होगा तभी ये सेक्शन अप्लाई करेगा। तो पहले केस में अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि रिसीट्स पुराने साल की सेल के अगेंस्ट है। पार्टी बी आई है, 75 लाख, सेल्स 55 लाख, रिसीट 25 लाख, क्लोजिंग डेबिट 1 लाख। मुझे रिसीट कितनी है? 25 लाख की, सेल्स मेरे 55 लाख की है, पर रिसीट विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, और क्योंकि करंट ईयर की सेल्स के अगेंस्ट मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है, इसलिए अगेन ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। बिकॉज ये सेक्शन साफ कहता है कि करंट ईयर जो आपने सेल्स किया, सेल्स के समय नहीं कटना है। कब कटना है? जब उस सेल्स के अगेंस्ट पैसा रिसीव हो आपको, तो इसलिए उसमें भी नहीं कटेगा। नो पार्टी सी, ओपनिंग डेबिट था 75 लाख, तो रिसीट पहले हो चुकी थी, करंट ईयर में सेल हुई है, उसको अप्लाई नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। अब पार्टी डी, ये आप लेके चलिए फॉर एग्जांपल 25 लाख। मतलब ये सेक्शन ऑपरेटिव बड़ा मुश्किल है, होगा कैसे, और ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको ऑपरेशन में लाना है, इसके बाद में बताऊंगा आपको। पर पार्टी डी 25 लाख ओपनिंग डेबिट है, 55 लाख की सेल है और लेस रिटर्न्स 10 लाख की है, रिसीट 30 लाख की है और क्लोजिंग 10 लाख का है। ये मान के चलें सब अक्टूबर के बाद का है जो सेल और वगैरह होगी, मतलब ड्यूरिंग द ईयर है। तो आप ये लेके चलिए कि 55 लाख के अगेंस्ट अगर रिटर्न्स पहले ही हो गई, पेमेंट आने से पहले, तो टेक्निकली सेल्स 45 लाख की हुई तो ये अप्लाई नहीं करेगा। पर रिटर्न्स अगर बाद में हुई तो 30 लाख में 25 लाख के अगेंस्ट 25 लाख ओपनिंग के अगेंस्ट आ गया, 5 लाख रिसीव हुआ मेरा इन एक्सेस, तो अगर आप 5 आप लेके चलेंगे तो अगेन यू कैन टेक दैट इनटू अकाउंट। बल्कि क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लेके चलेंगे तो क्योंकि रिसीट्स ऑफ कोर्स शुड बी इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, टेक्निकली ये भी अप्लाई नहीं करेगा। अब पार्टी ई में आइए। पार्टी ई जो अब इंटरेस्टिंग, सपोज नाउ मुझे आज एडवांस मिला, मींस अक्टूबर के बाद एडवांस मिला, नवंबर दिसंबर जनवरी में एडवांस मिला 65 लाख का, और मेरा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस 65 लाख खड़ा हुआ है।
तो क्या मेरे को टीडीएस, बिकॉज देखिए सेक्शन बड़ा बड़ा अगर विचित्र है इतना, अगर हम लोग दोबारा पढ़ें, बिकॉज ये वर्डिंग सेक्शन की ऐसी है कि every person being a seller who receives any amount as consideration for sale of any goods of value or aggregate of such value exceeding 50 lakhs in any previous year, other than the goods being exported or goods covered in subsection 1F of shall at the time of receipt of such amount collect. तो consideration for sale, अब क्वेश्चन आता है receipt of such amount collect from the buyer, तो कहाँ करना है? TCS receipt of such amount. अब मैं क्वेश्चन आता है, जब मैं इस सवाल में आपके आया था, ये 65 लाख मुझे पैसा रिसीव हो गया, पर क्या मैं ये कह सकता हूं इस साल में मेरी 50 लाख से ऊपर की सेल थी? 50 लाख से ऊपर की सेल नहीं थी। जब मेरी इस साल में 50 लाख के ऊपर की सेल थी ही नहीं उस पार्टी को, तो टेक्निकली ये सेक्शन मुझे अप्लाई नहीं करा, बिकॉज मेरा कंडीशन ये है कि कंसिडरेशन फॉर सेल इस साल में नहीं है। तो इस साल में टीसीएस मैंने 65 लाख रिसीव भी कर लिया, तो टेक्निकली नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अब अगले साल में प्रॉब्लम, बिकॉज कंप्यूटेशन प्रोविजन फेल हो जाता है, मुझे पता ही नहीं ना 65 लाख के इसमें बिल कितने का काटूंगा, ये क्या होगा। ऑल्दो रिसीव के समय करना है, बट क्योंकि सेल्स इस साल नहीं हुई तो टेक्निकली सेक्शन नहीं आएगा। बट सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगर आप लेके चलें, तब अगर ऐसी पोजीशन आती है, अब अगले साल में एक समस्या आती है, अगले साल मैंने माल बेचा 65 लाख का, पर अगले साल रिसीट नहीं है, तो अब अगले साल अगर रिसीट नहीं है तब मैं क्या करूंगा? तो मेरे हिसाब से फिर ये 65 लाख जो मेरा ये है, जिस साल में समय में माल बेचूंगा उस समय मैं कंस्ट्रक्टिव रिसीट दिखा के उसी समय डेबिट क्रेडिट एंट्री करूंगा, और अगले साल जब माल बेचूंगा, जब रिवर्स करूंगा, उस साल मेरी लायबिलिटी आएगी फॉर डिडक्शन ऑफ टीसीएस, क्योंकि जब तक मैं माल का बिल नहीं करूंगा मुझे अमाउंट ही नहीं पता लगेगा, और अमाउंट नहीं पता लगेगा तो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, बीसी श्रीनिवास शेट्टी वगैरह कई में, where computation provision fails, the tax cannot be levied. So therefore, in that case, the computation provisions are failing, and therefore tax cannot be levied. Party F, sales 55 लाख, receipt 45 लाख, debit 10 लाख। 55 लाख 50 लाख से ऊपर receipts नहीं है तो ऑटोमेटिकली सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, एसएम प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स। अभी एक मेरे पास कल ही सवाल आया था, ऑल्दो ये हम लोग सीएस के लिए सिंपल है क्योंकि अप्लाई नहीं करेगा। एसएम प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स, वन एट प्रयागराज एंड वन ग्वालियर। During the year, he supplies materials of 5 crores from Prayagraj, issues sales invoice and charges GST. Both have separate GST number. Will the provisional section be attracted? They will not be attracted because basically you are supplying to your same person, your unit. GST में mismatch हो जाएगा, GST में supply होगा, GST में difference होगा. But as far as this section is concerned, there is no liability for deduction of TCS. FT लिमिट बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग है। एक डीलर बस है, अब बसेस ड्यूरिंग द ईयर 5 बसेस ने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट को सप्लाई कर दी। अब एक बस 10 लाख से ऊपर की है और साथ साथ वो बिलिंग करता है स्पेयर्स की और सर्विसिंग की 15 लाख की। नाउ क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसने बसेस तो बिल कर दी तो 50 लाख से ऊपर का माल बिक गया, पर बसेस ऑलरेडी 2 का जो है 10 लाख से ऊपर व्हीकल्स में टैक्स लग रहा है उसका टीसीएस में, सबसेक्शन 1 में, तो वो वहां चली जाएंगी, वहां पे ये सेक्शन नहीं अप्लाई करेगा। पर ये ध्यान रखिएगा, अगर हम उसको बाद में सर्विसेज की और स्पेयर्स की बिलिंग करते हैं, सर्विसेज की अलग बिलिंग कर रहे हैं तो सर्विसेज पे नहीं आएगा, स्पेयर्स की बिलिंग कर रहे हैं तो अगर हम 2 लाख या 5 लाख की भी स्पेयर्स की बिलिंग करेंगे तो हमारे को उस इंस्टीट्यूट के ऊपर गाड़ी बनने आती है मेरे यहाँ, बिकॉज तो कार डीलर हूँ मैं, या व्हीकल डीलर हूँ, या बस डीलर हूँ। अगर मेरे गाड़ी बनने आती है और अगर मैंने उसको गाड़ियां सप्लाई की हूँ, 50 लाख से ऊपर की सेल उसको हुई है उस गाड़ियों की, और गाड़ियों का टीसीएस मैंने सेक्शन नहीं काटा है, फिर भी अगर स्पेयर सप्लाई कर रहा हूँ उसको, तो उस केस में मेरे को टीसीएस की लायबिलिटी आ जाएगी, और मुझे ध्यान रखना है कि टीसीएस में उससे कलेक्ट कर। KLLP is formed during the year and makes sales of 2 crores after 1/10/2000 to AB Limited and collects a similar amount from it. It seeks your advice. मेरी फर्म करंट ईयर में बनी है और मैंने 2 करोड़ की सेल XYZ को की है और मैंने अमाउंट कलेक्ट भी कर लिया है। टीसीएस के प्रोविजन आएंगे कि नहीं आएंगे? ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उसमें एप्लीकेबिलिटी लिखी है कि प्रीसीडिंग ईयर में 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। देखिए उसमें करंट ईयर में अगर कोई फर्म बनी है या करंट ईयर में माल आया तो नहीं है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि eligibility देखिए, seller means a person whose total gross turnover from the business carried on exceed 10 crores during the financial year immediately preceding the financial year in sale of goods carried out, यानी पिछले साल में। तो अगर पिछले साल मेरा टर्नओवर 10 करोड़ रुपए नहीं था तो मुझे कानून अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर कोई भी नई फर्म बनी है, नई फर्म में जो भी माल बेच रहा है नए फर्म में कर रहे हैं, तो ये कानून अप्लाई नहीं करेगा अगर करंट ईयर में कोई फर्म बनी है। तो ये भी टू दैट एक्सटेंट यू विल बी सेफ। Now another important is whether for the purpose of section TCS turnover already made up to 39 will be taken into account or calculated the limits of 50 lakhs and 7 lakhs for remittance. What does it imply then?
क्या क्या 50 लाख जो हमने लिमिट है वो 1 अक्टूबर से शुरू होगी, या 7 लाख का रेमिटेंस 1 अक्टूबर शुरू होगा, पुराना शामिल हो जाएगा? यानी सपोज मैंने 50 लाख का माल ऑलरेडी 31 अक्टूबर तक बेच दिया था, 31 और 30 सितंबर तक बेच दिया था, तो 1 अक्टूबर में अगर मैं उसको 5 लाख का माल भी बेचता हूं तो मेरे को अप्लाई करेगा? या रेमिटेंस 7 लाख की कर दी थी, अब मैं 1 लाख करूं तो भी अप्लाई करेगा? जी करेगा, क्योंकि एग्रीगेट वर्ड इस्तेमाल है। तो 50 लाख से ऊपर का अगर टर्नओवर आपने ड्यूरिंग द ईयर अब तक कर लिया है, अगर पिछले इस साल और पिछले साल आपका 10 करोड़ से ऊपर है, तो आपको 1 रुपए की भी सेल आप 1 अक्टूबर से करेंगे तो आपको ये अप्लाई सेक्शन करेगा। अब तरीका क्या है? नाउ लेट अस कम टू दिस। ये तो सब डिस्कस हो गया। नाउ व्हाट इज द वे आउट? सी, टेक्निकली मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जो हम लोग बेसिकली हम लोग क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं, पहला तो काम ये करिए कि 31-30 सितंबर तक के उन पार्टियों को जितने भी खाते हैं बड़ी पार्टियों के, उनके खाते अलग कर दीजिए। 30 सितंबर तक एक खाता रखिए और 1 अक्टूबर से एक नया खाता खोल दीजिए उस पार्टी का। एडवांटेज क्या होगा कि 30 सितंबर तक आपका जो भी पोजीशन आएगी, आपको 30 सितंबर तक जो भी आपने माल बेचा है कलेक्ट की जरूरत नहीं है, और 30 सितंबर तक का जो माल बेचा है उसका जो पैसा आप रिसीव करें उसमें भी आपको टीसीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक ही पार्टी के 2 लेजर अकाउंट खोल दीजिए। 30 सितंबर तक का जो माल आपने बेचा वो खाता अलग खोल दीजिए और 1 अक्टूबर से खाता अलग खोल दीजिए। तो उससे एडवांटेज होगा कि पुराना आपका रिपीट नहीं होगा, डबल डबल खाते हो जाएंगे। और दूसरा, टेक्निकली ये जरूर है कि आपको रिसीट पे देना है। अब उसका तरीका क्या है कि as such there can be one, although it is again contrary to law, but law के हिसाब से नहीं है, but for better comfort, because law actually this is the only section जिसमें ये कहा है कि साहब रिसीट के समय आप करेंगे, जबकि बाकी सारे टीडीएस टी सेक्शन कहते हैं डेबिट और रियलाइजेशन विच एवर अर्लियर, मतलब हमेशा कहा कि क्रेडिट और पेमेंट विच एवर अर्लियर। टीडीएस सारे सेक्शन इसमें लिख दिया है कि अमाउंट निकालना तो सेल से पड़ेगा आपको, पर पे करना पड़ेगा जिस समय पैसा कलेक्ट करें। तो अगर 2 साल बाद कलेक्ट कर रहे हैं तो टीसीएस की लायबिलिटी 2 साल बाद आएगी। अगर आज आपने माल दिया और 2 साल बाद है तो 2 साल बाद टीसीएस की लायबिलिटी आएगी। स्पेशली सरकारी कंपनी में तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, कई बार पेमेंट नहीं आते काफी। गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट है पर कॉर्पोरेशन एग्जाम्प्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बीएचईएल, कोल इंडिया, इनको आप सप्लाई करें तो एग्जाम्प्ट नहीं है, तो वहां पेमेंट्स बहुत बाद में आता है, तो उसमें समस्या आती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आज की स्थिति में मैं इनवॉइस में अलग से टीसीएस डेबिट करूं अगर 50 लाख से ऊपर की सेल आ रही है और कलेक्शन करूं रूटीन पार्टी में, या अलग से डेबिट नोट रेज करूं? कायदे से एज पर लीगल प्रोविजन ऑफ लॉ जाऊंगा तो जैसे ही मुझे रेमिटेंस मिलती है मुझे कायदे से उससे टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए उस समय। बट उस समय प्रैक्टिकली पार्टी अलग से, आप कहो कि अलग से पैसा आप अलग से डेबिट नोट रेज करो और वो रेमिटेंस पूरे सेल्स की करे और नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो कायदे से सेल्स के साथ ही साथ अगर आपको डेबिट नोट रेज करना है या सेल इनवॉइस का पार्ट आपको करना है तो सेल इनवॉइस का पार्ट करके टीसीएस आप चार्ज कर लीजिए, और जिस समय आए टीसीएस उस समय आप टीसीएस का जमा कर दीजिए, क्योंकि इसमें मिसमैच भी बहुत होंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि आज की स्थिति में पार्टी ने पेमेंट 1 साल बाद मतलब अगले साल में किया और मैंने कर सपोज इस साल में अपना दिखा दिया, तो आज 26 एस में मिसमैच आएगा। अब 26 एस जैसे हम लोग बात कर रहे थे 194 ओ में भी, अब स्विगी वाला खाता है, अब स्विगी से बनारसी मिष्ठान से एक दिन में 50 आदमी माल लेके जाते होंगे। अब अगर हर एक 100 रुपए पे 50, उसमें लिमिट कोई छोड़ी नहीं, उन्होंने दी नहीं। अब अगर 100 200 500 रुपए का मटेरियल अगर जा रहे हैं उसके वजह से अगर हम समझ लीजिए टीडीएस काट रहे हैं या यहाँ पे मटेरियल में टीडीएस काट रहे हैं तो सारा मिसमैच आएगा। और अब एनईएसी से असेसमेंट हो रहा है, जब एनईएसी से असेसमेंट होगा फेसलेस से, तो आप पोजीशन समझिए कि कैसे मतलब 26 ईएस मैच होगा और कैसे सारे सेक्शंस मैच होंगे, मिसमैच कहां तक आएगा और कैसे होगा। तो ये ऑफ कोर्स ग्रे एरिया इन द सेंस, मेरे हिसाब से टेक्निकली अगर व्यापारिक तरीके से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, अगर नॉर्मल व्यापार है तो आप बिल करिए, बिल के साथ आप टीसीएस चार्ज करिए और कलेक्शन करते जाइए जो रेगुलर पेमेंट चल रहा है। बट हाँ, एक्सेप्शनल पेमेंट फॉर एग्जाम्पल जहाँ डिलेड है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड है, या प्रोजेक्ट जो मतलब टीडीएस सेक्शन और, बिकॉज प्रोजेक्ट्स वगैरह में कई जगह ऑलरेडी आपके और प्रोविजन में टीडीएस के अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे जहां 194 सी वगैरह कर रहा है वहां ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, जहां 194 सी कर रहा है वहां प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, तो वो अलग अलग आपको करना पड़ेगा। बट नॉर्मली अगर प्योरली सेल्स ट्रेडर है, सेल है और नॉर्मली पैसा आता जा रहा है तो आप इनवॉइस साथ करिए और जैसे पेमेंट आए उस समय आप उसको जमा कर दीजिए टीसीएस, बिकॉज जमा आपको तभी करना है जब आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है। So this is what I wanted to talk about this. These are the issues regarding TCS, and then I'll go for the tax audit because already आधा टाइम हो ही गया। टैक्स ऑडिट में भी कुछ इश्यूज इन्होंने अलग से मुझे रितेश जी ने कहे हैं, वो मैं कवर कर लूंगा। बट उसके अलावा मैंने कोई इश्यूज अपने लिए हुए हैं जो
मैंने पिछली बार झांसी और वहाँ पे कवर नहीं किए थे, कुछ करे भी है कुछ नहीं भी किए, बट बिकॉज इलाहाबाद पहली बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट टैक्स ऑडिट इंपॉर्टेंटली। एक तो कॉमन एरर्स हैं, ये हम लोग ने पहले डिस्कस झांसी वगैरह में किए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बेसिकली कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग होती हैं 44 AB में हम कौन से सेक्शन में कवर हुए देख लीजिएगा। SA 700 मैंने पिछली बार बताया था, SA 700 हमारे को अप्लाई करता है, और SA 700 में इंस्टीट्यूट डायरेक्टली कहता है, क्योंकि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट कहता है कि हमारे को SA 700 के सारे कंप्लायंसेस करने हैं, और जिस टू ऑडिट रिपोर्ट टू बी एड्रेस टू होम, हाउ टू अप्लाई। अब एक सवाल जैसे आता है कि साहब हम 3CD फॉर्म में कैसे दें, कि जैसे हम SA 700 में देते हैं कि मैनेजमेंट का क्या ऑब्लिगेशंस हैं और ऑडिटर के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, तो हाउ टू गिव दैट। वो अगर आप देखें तो अगर आप यूटिलिटी में देखें तो यूटिलिटी में आपको 3 दिख रहा होगा, 3A के नीचे आप SA 700 के जो भी हैं वो लेके कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और कॉपी पेस्ट करने के बाद 3A के साथ आप कितना क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस है और क्या ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर ने कैसे ऑडिट किया है। ये क्योंकि 3CB को ही अप्लाई करेगा, क्योंकि 3CA में तो ऑडिट किसी और ने किया है, यहाँ पे क्योंकि 3CB में आप ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं तो SA 700 अप्लाई करेगा, और SA 700 सीधे सीधे लेके यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जिससे आपका कंप्लायंस हो जाए। ये जरूरी है, मैंडेटरी है, इंस्टीट्यूट गाइडेंस के हिसाब से है। और अगेन मनु तो डिसिप्लिनरी में है, मनु उस समय क्योंकि है नहीं, पर आप देखिएगा डिसिप्लिनरी में मनु जब डिस्कस करेंगे तो बहुत छोटी छोटी आजकल ऐसी ब्लेटेंट मिस्टेक्स, यानी अगर CA ने लॉस को प्रॉफिट और प्रॉफिट को लॉस भी लिख दिया तो भी डिसिप्लिनरी कमेटी कहती है कि आपकी नेग्लिजेंस है, जबकि प्रॉफिट लॉस में सही आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि अब इंस्टीट्यूट इतनी ज्यादा केयरफुल हो गई है और इतने सारे केसेस हो रहे हैं, तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल कि हम लोग इंस्टीट्यूट के कंप्लायंसेस सारे करें। एड्रेसेस ऑफ कोर्स हम लोग को मतलब वी हैव टू MCA की साइट से जाके देख लें, और MCA की साइट से देखने के बाद हम लोग ये चेक करें एड्रेस कहाँ है क्या नहीं है। साथ साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन हो रही है, हमें देना जरूरी है, वी हैव टू गिव दैट एज ए मैंडेट। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इस बार अगेन इस बार क्या है, कोविड में हम लोग अभी एक कानपुर CS सोसाइटी ने भी हम लोग का रखा था केस स्टडी रिगार्डिंग कोविड। तो कोविड में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एक जैसे ब्रॉयलर चिकन वाला, अब चिकन वाले के स्टॉक खराब हुआ, या समझ लीजिए चिप्स हैं या मेडिसिन हैं, एक्सपायरी डेट का सामान है, ब्रेड वाले के यहाँ है, तो अगर लॉकडाउन 22 अगर मार्च को हो गया और 2 महीने तक चला, तो 2 महीने तक का गया और माल वापस आया, तो हमें लॉकडाउन में कैसे क्या करना है, तो उस हिसाब से हमें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से 31 मार्च को क्या क्या राइट ऑफ करना है, क्या क्या राइट बैक करना है। बिकॉज हम लोगों ने केस स्टडीज की थी, काफी अच्छी केस स्टडीज थी, लखनऊ CS सोसाइटी का RRC थी, और उसमें पैनल स्पीकर थे मनोज फडणवीस साहब और मैं दोनों थे, टैक्सेशन है उसके ऊपर। तो वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन एंड हाउ टू अकाउंट फॉर अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स और टैक्स एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल सिचुएशन, कि मेरा माल कब खराब हो रहा है, माल कितना खराब हो रहा है, मुझे कहाँ क्वालिफिकेशन देना है, क्या एक्सेप्शनल आइटम होगा, क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम होगा, वो हमने डिस्कस किया। खैर, तो वो मैं साहब से कहना चाह रहा था, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको प्रॉपर्ली देना है, और अगर इन्वेंट्री आप राइट डाउन कर रहे हैं कहीं भी, तो राइट डाउन कर रहे हैं, तो अगर एक्सेप्शनल राइट डाउन है, बिकॉज इन्वेंट्री आप NRV पे लेके चल रहे हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे लेके चल, कॉस्ट से नीचे लेके चल रहे हैं, तो उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है। साथ साथ आपको हाथ के हाथ अगर आपको लगता है कि हाँ उसको फरा, तो एक्सेप्शनल आइटम में आपको देना इसको जरूरी पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कोविड एंड अदर इश्यूज वी हैव ऑलरेडी, अब कोविड के इश्यूज हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये आपको मैं अगेन आई विल गो फास्ट ऑन दिस। नॉन वेरिफिकेशन ऑफ कैश ऑन क्लोजिंग डेट, ये ध्यान रखिएगा, कोविड में आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बिकॉज एज पर इंस्टीट्यूट एंड ए गाइडेंस नोट एंड इवन ऑडिट प्रोसीजर्स, यू हैव टू वेरीफाई कैश ऑन द क्लोजिंग डेट, यू हैव टू वेरीफाई इन्वेंट्री ऑन द क्लोजिंग डेट, फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। गोइंग कंसर्न स्टेटस देखना मैंडेटरी है, इन्वेंट्रीज प्रोविजनिंग मैंडेटरी है, इम्पेयरमेंट देखना मैंडेटरी है, 43B, ये सब मैंडेटरी चीजें हैं। तो क्योंकि कोविड के चलते हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिफिकेशन या एम्फेसिस ऑन मैटर में आ जानी चाहिए कि साहब ये एम्फेसिस मैटर में कि दीज आर बिकॉज ऑफ कोविड, दीज थिंग्स कुड नॉट बी वेरीफाइड एंड बट बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। और अगर कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सपोज गोइंग कंसर्न है, अब गोइंग कंसर्न अगर आपको लगा कि हाँ हमने वेरीफाई किया और गोइंग कंसर्न स्ट्रांग थी और उसको आगे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप की ऑडिट मैटर्स में भी दे सकते हैं, कैम में भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि की ऑडिट मैटर्स में, ऑल्दो दैट इज फॉर बेसिकली कंपनी रिपोर्टिंग, बट आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब मैं रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं रिपोर्टिंग पूरी बात कर रहा हूँ, टैक्स ऑडिट प्लस ओवरऑल रिपोर्टिंग, तो याद की ऑडिट मैटर्स में ये एम्फेसिस ऑन मैटर में आप लेके उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज एंड प्रोविजनिंग मैंने आपसे बात कर ली।
43B एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मैंने शायद लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि मॉरेटोरियम बैंक्स में प्रोवाइड किया गया है। अब ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बैंक्स में मॉरेटोरियम प्रोवाइड किया गया है और मॉरेटोरियम एक ऐसी चीज है जिसमें देयर कैन बी टू पार्ट्स। एक ये हो सकता है कि बैंक्स ने आपका इंटरेस्ट का अग्रीमेंट एक्सटेंड कर दिया है और दूसरा हो सकता है इंटरेस्ट को रिस्ट्रक्चर करके फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में डाल दिया है। तो अगर इंटरेस्ट को रिस्ट्रक्चर करके फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में डाल दिया है तो आपको 43B में पिछले साल में इंटरेस्ट जो है वो खर्चे में अलाउ नहीं होगा, बिकॉज 43B में एक्सप्रेशन साफ कहता है कि अगर किसी इंटरेस्ट को टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया गया हो तो वो 43B के हिसाब से पेमेंट नहीं माना जाएगा बिफोर द ड्यू डेट रिटर्न, पर अगर एज पर अग्रीमेंट हम पे कर रहे हैं तो माना जाएगा। तो इसलिए अभी क्योंकि बहुत सारे सब में मॉरेटोरियम हो रहा है, बैंक चेंज कर रहे हैं, काफी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स आपकी पेबल नहीं हो पा रही हैं, टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट्स पेड नहीं है, एनपीएस को बैंक एक्सटेंड कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा हर एक केस में जहां बैंक के लोन है सीसी या टीएल जहां एडजस्टमेंट हो रहा है वो ध्यान रखिएगा, देख के कहिएगा कि मॉरेटोरियम है कि नहीं, बिकॉज 43B की रिपोर्टिंग आपको करनी है और इसी हिसाब से 43B की रिपोर्टिंग बदल जाएगी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टॉक्स बैलेंस शीट डेट के बाद एक चीज और है कि आप प्रोविजनिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविजनिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग गाड़ियों को लेके चलते हैं तो हम लोग प्रोविजनिंग करते हैं एक्सपेंसेस की प्रोविजनिंग अगर हम लोग लेके चलते हैं तो प्रोविजनिंग को एक्सपेंसेस हमें लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 31 मार्च है फॉर एग्जांपल इस साल, अब 31 मार्च कोविड था और मुझे लगता है कि कोविड के बाद कुछ ऐसे चीजें मेरे पास बहुत सारे क्लेम्स आ जाएंगे। अगर मैं उस क्लेम को जस्टिफाई कर सकता हूँ कि हाँ क्लेम्स आ जाएंगे, 31 मार्च से पहले की सेल है, तो मैं उसका प्रोविजन भी कर सकता हूँ। So there we can have a provision, and this income tax also allows because there's a beautiful judgment of Supreme Court रोटरॉक उसके करके उसमें प्रोविजनिंग वारंटी क्लेम्स के ऊपर कहा है। तो उन्होंने यही लिखा है कि उन्होंने कहा कि अगर 31 मार्च की सेल है, आगे आपको यू कैन विद जस्टिफिकेशन से कि दैट any expenditure or outflow of money will be there and which can be estimated properly, so there you can provide for it on the 31st March and claim as an expenditure to be allowed as an expenditure. So of course that is important, and non confirmation of balances भी आप इसका कोविड नोट जरूर दे दीजिएगा। फेसलेस आ गया जैसे मनु जी ने कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट। जीएसटी, अब इस फेसलेस आने से आपको जीएसटी 26 एएस रिपोर्टिंग रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी परचेज, एसटी ट्रांजैक्शंस, बैंक, मैं शायद लास्ट टाइम डिस्कस किया था बैंक स्टेटमेंट भी, क्योंकि मैं ये देख रहा था अभी एक केस एनईएसी का हमारे पास आया है, मतलब हम लोग देख रहे हैं जिसमें एनईएसी ने मांग लिया है कि सारे साल का बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, पूरा बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए और ऑफ कोर्स डेबिट क्रेडिट मार्क खोल दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए आज अब एनईएसी में काम हो जाएगा। अब एनईएसी में काम होने से क्या होगा, वो आपसे पूरा हो सकता है टैली डाटा मंगवाने अगर कंप्लीट स्क्रूटनी है, और टैली डाटा मंगवाने के बाद वो डाटा माइग्रेशन कर लेगा। बैंक स्टेटमेंट है, अब आपसे नहीं मंगवाया, समझ लीजिए बैंक से मंगवा लिया या आपसे भी मंगवा लिया। अब बैंक स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सपोज उन्होंने माइग्रेट किया, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक्सेल में, और एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने अगर सॉर्ट करके डाल दिया कि साहब बैंक स्टेटमेंट में कौन सी कैश की एंट्री है, कौन सी चेक की एंट्री है, कौन सी क्लियरिंग की एंट्री है, वो अगर डिटेल्स अगर मिल जाएंगी तो आप ये समझिए कि आपके 40A3 और 269 का कंप्लायंस क्या रह जाएगा। तो एक ये समस्या जरूर बैंक स्टेटमेंट में आती है, ध्यान रखिएगा। अब बैंक स्टेटमेंट्स आपको जरूर ध्यान से देखना है, बिकॉज अब जितना भी एनईएसी में होगा उनके पास बहुत अच्छे कंप्यूटर के फॉरेंसिक लोग हैं, डाटा माइनिंग करते हैं, जो हमारे यहाँ आईटीओ नहीं कर पाते थे, ना डाटा मंगाते थे ना देख पाते थे। वो सारे डाटा माइनिंग है, एनईएसी के थ्रू जाएगा, वो डाटा सेंटर में भेज देंगे अपना सारा, और वो एनालिसिस करके आपको ठोक के दे देगा साहब ये गलत है ये सही है। तो अब एनईएसी आने से ये रिस्क बहुत रहेंगे। पिछली बार मैंने बरेली में डिस्कस किया तो काफी सवाल भी हुए थे। अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम कंपनीज हुज नेम बीन स्ट्रक ऑफ, ये डायरेक्ट एक केस में मेरे पास क्वेश्चन आया एनईएसी में कि कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन लिया था, उसका नाम स्ट्राइक ऑफ किया गया है, उसका आपको क्या करना। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस, उसके डॉक्यूमेंटेशन अगर कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं हुई है या कुछ है तो डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर के पास होने चाहिए, या अगर कंपनी ने अप्लाई किया स्ट्राइक ऑफ ना होने के लिए तो करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज अगर आप लेके चलेंगे तो ट्रू एंड फ्योर एज सच नहीं आएगा, बिकॉज कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो रही है और आप उसका अनसिक्योर्ड लोन लायबिलिटी दिखा रहे हैं। सो अ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन इज नॉट अ लायबिलिटी per se, because if it is struck off, the company does not exist. So therefore you have to ensure such reporting, whether you say it's not a true and fair view in respect of liabilities or whatever, but you have to report properly. Personal expenses का जनरल नोट डालिएगा नहीं। एक इंपॉर्टेंट, अगेन कुछ रिपीट कर रहा हूं मैं, अब आई एम सॉरी फॉर बरेलियन झांसी लोग, बट रेपिटेशन जरूरी है। 115 BAA टैक्स, ये देखिए 115 BAA में कंपनी में इस बार 22% टैक्स आ गया है, तो हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 3CD रिपोर्ट करनी है। वो डिक्लेरेशन आप पहले से ले लीजिए, बिकॉज 115 BAA का 3CD और दूसरे का 3CD फर्क हो जाएगा। 115 BAA का 3CD फर्क होगा
और बाकी 3CD जो नॉर्मल टैक्स ले रहे हैं उसका फर्क हो जाएगा कंपनी के केसेस में, क्योंकि 115 BA में एडिशनल टैक्स डिप्रेशन नहीं मिलेगा, मैट नहीं मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा कई चीजें नहीं मिलेंगी, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन बैलेंस शीट्स, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर से मैंने पिछली बार भी कहा था, अगेन कॉमन लॉगिन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, इसको कॉमन लॉगिन अगर कॉमन आईपी एड्रेस ले लीजिएगा, कॉमन आईपी एड्रेस से नहीं करना चाहिए हमको, आईडी एंड डिजिटल सिग्नेचर्स फ्रॉम कॉमन आईपी एड्रेस, इट इज शुड नॉट बी फ्रॉम अ कॉमन आईपी एड्रेस, बिकॉज कॉमन आईपी एड्रेस से अगर आप करेंगे, हम लोग क्या करते हैं उसी से ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव करते हैं, उसी से क्लाइंट के डिजिटल सिग्नेचर से वहीं अप्रूव कर देते हैं, सब कुछ करते हैं और कॉमन आईपी एड्रेस आ जाता है, तो ये अवॉइड करिए, and this should at all costs be avoided because now DC is taking very strict actions on these things. If you prepare a balance sheet from software, again मैंने पिछली बार कहा, ध्यान रखिएगा नोट्स टू अकाउंट सारे एक से छप रहे हैं, प्लीज एक से ना छापिए, क्योंकि टेक्निकली बैलेंस शीट क्लाइंट बना रहा है, आप सिर्फ ऑडिट कर रहे हैं, और जब आप ऑडिट कर रहे हैं और 20 बैलेंस शीट आपके यहाँ से निकली और 20 बैलेंस शीट एक्जैक्टली सेम निकल रही है, नोट्स टू अकाउंट सेम निकल रहे हैं, सब कुछ सेम निकल रहे हैं, इसका तो बैलेंस शीट आप ही ने बनाई है, और अगर आप ही ने बैलेंस शीट बनाई है, आप ही ऑडिट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दैट गोज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड यू विल बी लायबल फॉर दैट। तो ये ध्यान रखिए, it should show that the balance sheet has been prepared by the client and you have signed it. Similarly, signature of 2 directors अगर आप लेके चलते हैं तो 2 directors के signature ले लें, जो मैंने इस बार again for the heck of repetition, you have to ensure at COVID times how the balance sheets are signed, because if a director is in Bombay या if a director is outside, वो फिजिकली यहाँ पे आ नहीं सकता है, तो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर मीटिंग करी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करने का क्या एविडेंस है आपके पास, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है एज पर कंपनी लॉ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग की या एजीएम की मीटिंग की, तो वो सारे आपके रिकॉर्ड्स होने चाहिए। A CA, you have to be very careful because unless and until balance sheet is adopted in the AGM by the board, you cannot sign it. So you have to ensure first कि बोर्ड में अडॉप्ट हुई है बैलेंस शीट, बोर्ड मीटिंग अगर हुई है तो कैसे कंक्लूड हुई है, 2 डायरेक्टर्स मौजूद थे तो कहाँ मौजूद थे, और अगर 2 डायरेक्टर मौजूद थे तो एक यहाँ था एक बाहर था, कैसे था, फिजिकल मीटिंग हुई है या वीडियो से नहीं हुई है, तो अभी भी क्योंकि अब एक्सटेंशन हो गई डेट की, या आप मोबाइल कॉल से जैसे भी हो करा के बात करा दी, 2 डायरेक्टर्स की रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कम से कम वो कंप्लायंस कर लीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इस बार ये प्रॉब्लम्स बहुत आने वाली हैं, और आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपने क्या किया इस कंप्लायंस में और कैसे बैलेंस शीट साइन हुई, 2 डायरेक्टर्स मौजूद नहीं थे तो कैसे हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें बल्कि एक चीज और है, मैंने भी कहा था, जैसे कोशिश करिएगा जैसे पार्टनर्स जहाँ पे हैं तो सारे पार्टनर साइन करें, बिकॉज डिस्प्यूट इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा काफी इस तरह के आ रहे हैं कि जहां झगड़ा है पार्टनर्स में, व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स, अभी सीएस के ऊपर झगड़ा आ रहा है, बिकॉज 2 पार्टनर्स चैलेंज कर रहे हैं और सीए के ऊपर इसमें जा रहे हैं, केस कर रहे हैं कि साहब सीए एक पार्टनर से मिला हुआ है। एक केस में ऐसा था जैसे 35-40 लाख कैश इन हैंड था, अब 40 लाख कैश इन हैंड था और फर्म थी, तो जब एक पार्टनर से बात हुई तो उसने पार्टनर साफ कहा कि साहब ऐसा है कि ये 40 जो जिसने साइन की थी उसने कहा साहब 40 लाख कैश इन हैंड नहीं था, वो तो हम लोग ने एक्सेस दिखा रखा है, सीए ने सर्टिफाई किया 40 लाख कैश, सीए का मतलब होता है उसने वेरीफाई किया है। अब क्वेश्चन ये आता है, जो पार्टनर डिस्प्यूट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, जो फर्म से अलग हो गया, वो कह रहा है 40 लाख था, जो पार्टनर फर्म को देख रहा है वो कह रहा है 40 लाख नहीं था, और सीए ने भी साइन किया और दोनों ने साइन किया। अब क्वेश्चन आता है, देन इट कम्स ऑन द सीए, आपने वेरीफाई किया, वो कहेगा साहब 40 लाख था ही नहीं, तो क्वेश्चन दोनों पार्टनर से आप साइन करा लीजिए और डायरेक्टर से 2 साइन कराइए, बिकॉज डिस्प्यूट्स जितने भी इंस्टीट्यूट में गाइडेंस उसमें आ रहे हैं पार्टनर्स के फर्म में, सब में सीए पार्टी बन रहा है, इनवेरिएबली एक भी केस ऐसा नहीं है जहां सीए पार्टी नहीं है, इजीएस्ट विक्टिम सीए है, और आपस के झगड़े में कुछ नहीं करते, डीसी में एक केस भेज देते हैं सीए के खिलाफ और सीए बेचारा भागता रहता है, बिकॉज वो बैलेंस शीट को जस्टिफाई नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक केस में आपको इस तरह का है, जो मैं केयरफुल नोट्स अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, एक केस मैंने आर्ग्यू किया है जिसमें नोट्स अकाउंट्स में ऐसा था कि क्लाइंट ने लिखा, उसमें लिखा था, मतलब सीए बनाता है कि प्रीवियस ईयर्स फिगर्स हैव बीन रीग्रुप्ड एंड रीअरेंज्ड वेरेवर नेसेसरी टू कॉरस्पॉन्ड विद द फिगर्स ऑफ द करंट ईयर। अब मैं जब डीसी में आर्ग्यू करने गया तो सामने कमेटी वालों ने पूछा, और बैलेंस शीट में कोई काम नहीं हुआ था 2 साल 3 साल उस कंपनी में, तो डीसी ने डायरेक्टली सवाल पता क्या पूछा गया उनसे, ऐसे सवाल मुझसे पूछा गया कि ये बताइए साहब, प्रीवियस सेल्स फिगर्स हैव बीन रीग्रुप्ड वेरेवर नेसेसरी, पर आज की स्थिति में प्रीवियस में तो आपके 3 साल से काम ही नहीं हुआ, तो आपने कौन कौन सी फिगर रीग्रुप की गई हैं, तो रीग्रुप ऐसे कोई फिगर थी नहीं, तो कहते हैं क्या मतलब आप जनरल नोट दे देते हैं कि बिना देखे कि साहब प्रीवियस सेल्स फिगर है रीग्रुप, ये बताइए कौन कौन सी फिगर रीग्रुप की है, बिकॉज एवरी मीन व्हाटएवर यू आर गिविंग इन नोट्स अकाउंट्स शुड बी वैलिड, सो वंस इट इज नॉट वैलिड देन यू आर बेसिकली गिविंग अ रॉन्ग नोट। तो ये भी ध्यान, हम लोग जो जनरल लिख देते हैं ना पुराने साल से कॉपी पेस्ट, प्रीवियस फिगर्स हैव बीन रीग्रुप्ड वेयर नेवर नेसेसरी एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर ऑल इनकरेक्ट इन द इंस्टीट्यूट स्लाइड। रिपोर्ट अब मैंने इसको डिस्कस कर लिया, ऑफ कोर्स एमआरएल ले लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक
मैंने अगेन मैं क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की कॉपी ये सब ले लीजिएगा फॉर द हेल्प ऑफ इलाहाबाद ब्रांच आई वुड मेल दिस, इसको पढ़ लीजिएगा बिकॉज कई चीजें ऐसी हैं जो और डिस्कस करनी है, तो आप लोग मैं आई मेल कर दूंगा इसमें क्या क्या चीजें आप उसमें से देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन जरूर दे दीजिएगा बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर फिगर्स हम लोग देते नहीं जबकि देनी मैंडेटरी है, एएस हम फॉलो नहीं करते और हम उसका क्वालिफिकेशन नहीं कर देते हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हम नॉर्मली नहीं कर पाते करते हैं। पार्टनरशिप फर्म और प्रोवाइडरशिप कंसर्न में अगर आप लेके चलें तो ना हम लोग डेफर्ड टैक्स निकालते हैं या ये मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो नहीं निकालते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमें निकालना है और प्रोविजन फॉर टैक्स हमें निकाल के डालना है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जहां हमने नहीं किया वी शुड प्रोवाइड फॉर टैक्स से के प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, तब उसके बाद नेट प्रॉफिट पे आए। एम्प्लॉय बेनिफिट AS15 मैंडेटरी है, हम लोग AS15 जनरली पार्टनरशिप प्रोवाइडरशिप कंसर्न में नहीं देखते हैं और हम लोग बना के चलाते हैं। कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेस बैलेंस शीट है और एस्टिमेशन ऑफ एंट्रीज जो हम लोग लिख देते हैं कि एंट्री एस्टिमेटेड दे आर ऑल रॉन्ग, तो इसकी क्वालिफिकेशन जरूर दे दिया करिए मेन रिपोर्ट में 3CB में जहां आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। HUF कैनॉट बी अ पार्टनर, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन HUF कभी हम लोग लिख दें कि XYZ HUF इज अ पार्टनर, वो नहीं हो सकता है, तो कृपया HUF को कभी पार्टनर आप न दर्शाएं। HUF कैनॉट बी अ पार्टनर एनी फर्म, HUF हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, देयरफॉर कर्ता विल बी अ पार्टनर, तो HUF कैनॉट रिप्रेजेंट कैनॉट बी अ पार्टनर एनी फर्म। तो हम लोग ने ABC HUF लिख दिया, इट इज रॉन्ग, इट शुड बी मिस्टर A कर्ता ऑफ ABC HUF। तो देयरफॉर पार्टनरशिप डीड में या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में या कहीं भी हम XYZ HUF पार्टनर नहीं लिख सकते, नहीं लिखना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग है 44 ADA के ऊपर केस स्टडी है, क्योंकि ये लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस नहीं की थी, मैंने नई बनाई है। इंटरेस्टेड RL इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन सिटी ऑफ कानपुर, इज आल्सो इन अ फर्म हु इज रनिंग हॉस्पिटल। मैं खाली आपको 44 ADA क्लैरिफिकेशन करके आ रहा हूँ। अब उस डॉक्टर का प्रोफेशनल फीस 25 लाख मिली है, प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप 10 लाख है, पार्टनर्स रेम्युनरेशन 13 लाख है, स्पॉन्सर्ड ट्रिप 5 लाख है, फ्री सैंपल्स 2 लाख है, लाइफ टाइम अचीवमेंट मेडिकल काउंसिल 2 लाख है और एडवांस फी 5 लाख है। अब क्वेश्चन देखिए क्या आता है, सेक्शन पढ़िए। सेक्शन कहता है notwithstanding anything referred to subsection 41 and whose total gross receipts do not exceed 50 lakhs in the previous year, a sum equal to 50% of the total gross receipts of the SEC in the previous year on account of such profession, which means दो वर्ड है, एक है total gross receipts और एक है total gross receipts on such profession, which means total gross receipts अलग चीज हो गई और total gross receipts on such profession अलग हो गई। ये सेक्शन किसको अप्लाई करेगा? जब टोटल ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा नहीं है। अगर टोटल ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है, वो ग्रॉस रिसीट्स प्रोफेशन से मतलब नहीं है, टोटल ग्रॉस रिसीट्स से मतलब है, तो और प्रोफेशन की रिसीट्स पे आया, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ व्हाई, अब इसे टोटल ग्रॉस रिसीट्स वो, अब मैं इसलिए कहकर चल रहा हूँ कि आप ये देखिए, ये हम लोग चल रहा है प्रोफेशनल फीस और शेयर पार्टनरशिप में। टोटल ग्रॉस रिसीट्स अब इसमें जिक्र है, प्रोफेशनल फीस तो आएगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स नहीं आता बिकॉज सेक्शन 10 में चला जाता है, एंड देयरफॉर इट्स एग्जेम्प्ट इनकम, इट विल नॉट बी परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट। Partners remuneration will form part of total gross receipts. तो technically, although partners remuneration में 44 ADA आएगा कि नहीं आएगा, एक हम लोग इशू डिस्कस कर चुके हैं, करेंगे भी, और पर ये टोटल ग्रॉस रसीट्स का पार्ट आएगा। स्पॉन्सर्ड फॉरेन ट्रिप by a doctor by any company is part of taxable income। देखिए सेक्शन पढ़िए 28 में, आप सेक्शन 4 पढ़िए, कहता है एक तो 1 भी पढ़िए, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी प्रोफेशन व्हिच वाज कैरिड ऑन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, the value of any benefit or perquisite whether convertible to money or not arising from business or exercise of profession, so it is a benefit or perquisite arising from business, and therefore अगर कोई स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिल रही है या कोई इनाम मिल रहा है या कोई गिफ्ट मिल रही है या कोई भी चीज मिल रही है, जैसे LIC है, आज LIC में लोग एजेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको कार मिल जाती है, तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ फॉर्मिंग अ टर्नओवर ऑफ अ प्रोफेशन। फ्री सैंपल नहीं आता, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज कैपिटल रिसीट होता है, इसलिए 28(4) का नहीं आएगा। एडवांस फीस, क्या चार्टर्ड अकाउंट या जो भी है, एडवांस फीस शुड बी पार्ट ऑफ द रिसीट्स और नॉट, whether advance fee will be there or not। But technically speaking, again, this is a judgment of Supreme Court and along with the SG ये कहते हैं कि services are not performed, the amount has to be held as trust and is liable to be returned, and therefore advance fee will not form part of your taxable income। 40A, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, एक इंटरेस्टिंग इशू है, देखिए कानून कैसे बनाते हैं, बड़ा कभी कभी फंस जाते हैं हम लोग। 40A क्या कहता है? 40A(1) कहता है कि this provision of this section shall have effect notwithstanding anything contained in any other provision of this act। 40A यानी 3 भी उसमें आता है, ये कहता है notwithstanding anything contrary contained in any provision of this act। अब 40A आइए में आइए, 40A आइए 40 शुरू करता है,
notwithstanding anything contrary to contain section 30 to 38. तो 40A भी notwithstanding कह रहा है of this act. 40A छोटा a कैपिटल A जो है 40AI है वो कहता है सेक्शन 30 to 38, और 43B भी एग्जैक्टली सेम वर्ड करता है. 43B कहता है notwithstanding anything contained to provision of this act, और 44ADA भी यही कहता है notwithstanding anything contained. So अब क्वेश्चन आता है कि चारों notwithstanding क्लॉज हैं. अब कौन सा notwithstanding क्लॉज किसको लगेगा? अब 44ADA अगर आप लेके चलें तो 44ADA भी यही कहता है, 44AD भी यही कहता है notwithstanding सेक्शन, एक मिनट में, 44AD notwithstanding anything contrary to contain section 28 to 43C. Now there are 4 sections in this chapter only which are saying notwithstanding. तो which notwithstanding will apply to what? Because सब नॉलेज एक दूसरे को notwithstanding है, तो कौन सा notwithstanding pertain करेगा, कौन सा नहीं करेगा. टेक्निकली आप आ जाइए, अगेन मैंने जजमेंट्स दिए, मैं इस टाइम इसमें नहीं बर्बाद करूंगा. 43B का आपको मिल जाएगा अलाउंस, क्योंकि 43B notwithstanding anything अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट है, सबको सुपरराइड कर रहा है. सेकेंडली 40 टेक्निकली अगर आप लेके चलें, लॉ जो कहता है, कानून जो इन लीगल इंटरप्रिटेशन कहता है कि जो सब्सिक्वेंट सेक्शंस होते हैं नॉटविथस्टैंडिंग के, वो ओवरराइड करते हैं ओरिजिनल सेक्शंस को, क्योंकि जब सब्सिक्वेंट सेक्शन बन रहा है तो ये माना गया है कि उसको ओरिजिनल सेक्शन के बारे में पता होगा. तो इसलिए लीगल इंटरप्रिटेशन ये है. बट अगर आप ये लेके चलें, मैं ये हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है. नाउ इसमें अगर आप लेके चलें तो इवन अदरवाइज, आखिरी पढ़िए, मैं इसमें नहीं आता, इवन अदरवाइज वेयर कंप्यूटेशन प्रोविजन फेल्स नॉट अवेलेबल, हेंस नो बुक्स, बिकॉज जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही नहीं है तो 40A और 40A3 और 40AI कैसे आएगा. दूसरी बात कि आज की स्थिति में मेरे एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स मैं कंप्यूट करके 8% प्रॉफिट्स आ रहा हूँ और एक्सपेंसेस मुझे खर्चा मिल ही नहीं रहा है. जब मुझे खर्चे का बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो ये सेक्शन कायदे से नहीं आने चाहिए, और जब नहीं आने चाहिए तो कंपटीशन प्रोविजन फेल हो सकते हैं. तो 40A3 टेक्निकली अप्लाई नहीं करेगा और 40AI अप्लाई नहीं करेगा, 43B मुझे अप्लाई कर सकता है. नितिन सोनी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आई डिस्कस प्रॉब्ली लास्ट टाइम. तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा अच्छा जजमेंट है. इसमें सिर्फ ये कहते हैं कि 44AD, ऑल्दो इसमें हम लोग का और पंकज अग्रवाल जी का तकरार चल रहा है, डिफरेंस ओपिनियन चलता रहता है. लखनऊ में पंकज भैया और उनका, उन्होंने ITAT में एक आर्टिकल भी दिया, ITAT ऑनलाइन में. बट ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस ओपिनियन, एंड ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज टू पर्संस हु आर थिंकिंग, डिफरेंस ओपिनियन होना अच्छी बात है, तभी सुप्रीम कोर्ट बना है. बट अगेन इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा अच्छा जजमेंट है कि अगर हमारी एक ही सोर्स ऑफ इनकम है डायरेक्टली, तो वो हमारी इनकम को छेड़ नहीं सकता अगर हम जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं 44AD में. ये ऑफ कोर्स यू कैन गो थ्रू दिस जजमेंट, क्योंकि 44 ये सेट ऑफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन, 44AD ओवरराइड 28 to 43C but does not override chapter 6. Therefore current year losses and brought forward losses can be set off against deemed income. However current year and brought forward depreciation, because current year depreciation और brought forward depreciation section 32(2) का पार्टी हो जाता है, इसलिए उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा. For 28 40 सेट ऑफ पुराने लॉसेस अगर उसे हैं तो उसका मिल जाएगा हमको. ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका था. स्पेकुलेटिव, ये अगेन 44A फॉर इलाहाबाद डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. कैन अ ट्रांसपोर्ट हैविंग मोर देन 10 व्हीकल्स हु इज नॉट कवर्ड बाय 44AE कैन टेक बेनिफिट ऑफ 44AD, क्योंकि 44AE में नहीं आ रहा और बिजनेस कर रहा है, पर वो नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि 44 उसमें 44AD में रेफर्ड है कि एनी पर्संस डूइंग अ बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 44AE. तो यानी अगर ट्रक ट्रांसपोर्ट का कोई भी व्यापार कर रहा है तो उसको 44AD नहीं लगेगा, इररिस्पेक्टिव 44AE में फॉल करे या ना करे. स्पेकुलेटिव बिजनेस में हम लोगों ने टर्नओवर डिस्कस कर लिया, और इंस्टीट्यूट ने कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया होगा. डेबिट्स एंड क्रेडिट्स का टोटल जोड़ना है, जो टर्नओवर हमारा आएगा, डेबिट्स जितने भी डेबिट्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसका टर्नओवर लेके हमें चलना है, टैक्स वर्ड में आएंगे कि नहीं आएंगे. 44AB अमेंड हो गया, ये मुझे 2 मिनट डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन फॉर रेपिटेशन पर्पसेस, बट इट इज इंपॉर्टेंट अगेन फॉर पीपल ऑफ इलाहाबाद दैट एग्रीगेट क्या करना है. एग्रीगेट इसमें लिखा है ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स, अलग अलग देखने 5%. मैंने एक इसमें केस स्टडी बनाई हुई थी. अब आप देखिए कैसे हमें निकालना है. इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे को देखना है 5% ऑफ रिसीट्स over 5% of cash receipts means receipts in cash divided by total receipts. हमें टर्नओवर से मतलब नहीं, बिकॉज लिखा है एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स, मींस ऑल अमाउंट्स इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स, व्हिच मींस सेल्स के अलावा भी रिसीट्स हैं वो भी शामिल की जाएंगी. सिमिलरली लिखा है इन कैश डज नॉट रिसीव 5% ऑफ द सेड अमाउंट. सेड अमाउंट मींस ऊपर वाले अमाउंट को. सो देयरफॉर पेमेंट और रिसीट्स में दोनों में टोटल अमाउंट्स देखने हैं. अब उसमें हम देख के चलते हैं, जैसे केस स्टडी है. टर्नओवर फॉर द ईयर अगर समझ लीजिए 2 करोड़ रुपए है, ओपनिंग डेटर्स 50 लाख है, तो कैश रिसीव्ड ओपनिंग डेटर्स 7.5 लाख है, कैश सेल्स 75,000 है, और क्लोजिंग डेटर्स 90 लाख है. अब इसके हम क्रेडिट साइड ले रहा हूँ, डेबिट साइड अपने आप निकाल लीजिएगा.
टर्नओवर 2 लाख है, हम लोगों ने देख ही लिया। ओपनिंग डेटर्स 50 लाख, क्लोजिंग डेटर 90 लाख, तो कलेक्शन डेटर से मेरा ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 1,60,00,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैश कलेक्शन 7.5 लाख और कैश से 75,000, तो कैश टोटल कितना हुआ, 8,25,000। अब टेक्निकली 8,25,000 अगर मैं टर्नओवर से डिवाइड करूंगा तो मेरा 4.13% आता है, तो यानी 5% से नीचे आता है, पर मुझे वो नहीं करना है। मुझे करना क्या है, कैश रिसीट्स बाय टोटल रिसीट। टोटल रिसीट्स मेरी कितनी है, 1,60,00,000। तो 8,25 अगर 1,60 से डिवाइड करता हूँ तो 5.16% आता है। जब जैसे ही 5.16% आता है तो मैं उसमें कवर हो जाता हूँ। तो देयरफॉर मुझे 44AB के प्रोविजंस 5 करोड़ का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, मुझे 1 करोड़ का एग्जेम्पशन मिलेगा और मुझे उसी हिसाब से करना पड़ेगा। सिमिलरली अनसिक्योर्ड लोन्स अगर आप लेके चले, और अगर मतलब ये सब कैश पेमेंट, ये चेक से अगर आ रहे हैं, तो ये अगर चेक से पेमेंट आए हुए अनसिक्योर्ड लोन्स के या सेल्स ऑफ मशीनरी के, तो ये भी मुझे टोटल रिसीट्स का पार्ट लेना पड़ेगा और इसके बाद ही मुझे टेक्निकली निकालना पड़ेगा कि टोटल रिसीट्स क्या है, और 44AB वहीं से। नॉर्मली आप मान के चलिए 44AB नॉर्मली आपको 1 ही करोड़ लगेगा। 5 करोड़ वाली लिमिट्स बहुत रेयर केस में आएंगी, ज्यादातर केसेस में वो नहीं आएगी। नाउ अगेन अब 44AD एंड 44AE मान के चलिए। 44AD में जहां अगर आपका ऑलरेडी टर्नओवर है अप टू 1 करोड़ और प्रॉफिट कम आ रहा है और 44AD आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। 2 करोड़ तक भी अगर आपको कम आ रहा है तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। पर अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ का टर्नओवर है तो अगेन आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना, प्रोवाइडेड आपका पेमेंट बाय चेक्स आर फुलफिल्ड, यानी कंडीशन है। सिमिलरली अगर आप 44AD पिछले सालों में ऑप्ट नहीं किया है तो अप टू 5 करोड़ आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, अगर आपका परसेंटेज ऑफ पेमेंट्स रिसीट्स फुलफिल हो रहे हैं। एग्जांपल एक और इससे ले सकते हैं, जैसे एक AKG है, एक बिल्डर है, बिजनेस है, उसमें टर्नओवर 1.95 करोड़ है पर प्रॉफिट 4% है और 95% रिसीट एंड पेमेंट सारे चेक से हैं। फिर भी क्योंकि 44 ऑप्ट किया है तो उसको एक टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, बिकॉज ये टर्नओवर 4% जो है वो 8% और 6% से कम है प्रॉफिट, तो इसलिए 44AD में उसको कराना पड़ेगा। और सिमिलरली अब दूसरा केस देख लीजिए, उसका टर्नओवर 4.25 करोड़ रुपए है, 95% उसकी रिसीव उसमें भी है, पर उसमें नहीं कराना पड़ेगा, जबकि उसका प्रॉफिट सिर्फ 1.17% है। ये अनॉमली है। इत्तेफाक से 44AD जिसने पहले ले रखा है वो बेचारा 6% प्रॉफिट या 7% प्रॉफिट देके भी 2 करोड़ के नीचे में टर्नओवर टैक्स ऑडिट करा रहा है, और दूसरा बंदा 4.25 करोड़ रुपए लेके एक 1.17% प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर भी ऑडिट कराने की दरकार उसको नहीं है। Another important issue is perfect investments. Partnership firm है deriving income from brokerage commission apart from trading, details turnover। ये खाली मैंने इसलिए दिखाया है कि ब्रोकरेज इनकम अगर आप दिखाएंगे एक पैसे की भी तो आपको 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कृपया ब्रोकरेज इनकम अपने प्रॉफिट लॉस में नहीं आनी चाहिए। ब्रोकरेज और कमीशन इनकम, एजेंसी इनकम जैसे ही आप दिखाएंगे 44AD से बाहर हो जाएंगे, तो कृपया ब्रोकरेज इनकम, कमीशन इनकम में प्रॉफिट लॉस में ना दिखाएं अगर 44AD का बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट 25 लाख है फिर भी आपको आएगा। अनदर इसमें इशू आता है कि जीएसटी कलेक्टेड जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। 145A के प्रोविजंस लेके चले और 43CA, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट डेवलपर है, 43CA में क्या कहता है, 43CA कहता है कि सर्कल रेट और आपकी सेल वैल्यू का डिफरेंस जो है वो जोड़ा जाएगा, कंसिडरेशन का पार्ट ट्रीट किया जाएगा। 6 लाख रुपए अगर है वो डिफरेंस और 98 है, तो क्या जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जीएसटी भी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी के लिए तो अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं नेट की तो जुड़ेगा नहीं। और अब हम आते हैं 145A और 43CA। 43CA और 145A दोनों कहते हैं ये कंप्यूटेशन प्रोविजन है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन दीज विल बी टेकन आउट, सो देयरफॉर दे डोंट से फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर 43CA है तो मेरी अकाउंटिंग जिस रेट से मैंने की है उसी रेट से मुझे करनी पड़ेगी, सिर्फ कंप्यूटेशन में मुझे 43CA का 6 लाख जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली जीएसटी जो है मुझे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन 3 लाख मुझे ग्रॉसिंग अप करनी पड़ेगी, अकाउंट से मुझे करने की दरकार नहीं है। और जब अकाउंट में दरकार नहीं है तो मुझे 44A भी नहीं आएगा। अकाउंटिंग में अगर मैं ग्रॉसिंग से कर रहा हूं तो मुझे करना पड़ेगा। एक ध्यान रखिएगा, हर एक रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन जरूर आनी आएगी। अगर मैं अकाउंटिंग ग्रॉस से कर रहा हूं तो मुझे, अगर मैं ग्रॉस से अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मुझे AS2 का नॉन कंप्लायंस होगा। AS2 का नॉन कंप्लायंस होगा तो मुझे अपनी मेन रिपोर्ट में देना पड़ेगा कि AS2 नॉन कंप्लायंट है, बिकॉज मेरी इन्वेंटरी ग्रॉस्ड अप है। पर अगर इन्वेंटरी ग्रॉस्ड अप नहीं है और नेट पे लेके चल रहा हूँ, AS2 का कंप्लायंस कर रहा हूँ, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कंप्यूटेशन में 145A के सारे प्रोविजंस डालने पड़ेंगे, तो कंप्यूटेशन मेरा चेंज हो जाएगा। तो कहीं ये ध्यान रखिएगा, हर एक कंप्यूटेशन में, एवरी कंप्यूटेशन जहां टैक्स और ड्यूटी वजह सम होगा, या तो क्वालिफिकेशन जाएगी AS2 की या कंप्यूटेशन अलग से जाएगा। कोई भी केस में ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से कुछ ना हो, ध्यान रखिएगा।
चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पार्टनर इन अ फर्म, इसमें लायबल टैक्स ऑडिट ऑन हिज इनकम, सेक्शन 28 ऑफ कोर्स सीए में अमर गांगुली कलकत्ता ट्राइब्यूनल ने होल्ड किया है कि अगर 60 लाख से ऊपर की उसकी वो है सैलरी फर्म से है तो टैक्स ऑडिट होना चाहिए सेक्शन 28 के हिसाब से, बट ये गलत है बिकॉज ट्राइब्यूनल ने जजमेंट एक्स पार्टी किया था, इसको नहीं होना चाहिए, टैक्स ऑडिट इसमें नहीं होगा अगर मेरे को 60 लाख सैलरी से मिल रही है। इसमें ऑफ कोर्स देयर आर क्वाइट सम, आई वोंट वेस्ट टाइम बिकॉज एक दो इश्यूज बरेली वालों ने कहे लेने के लिए, तो ऑफ कोर्स इसमें बेसिकली मैं खाली इतना बताना चाह रहा हूँ फॉर पर्सन्स हु हैव नॉट लिसन्ड अर्लियर, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पर्सन्स कि 44 AB और ADA में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 44 AB कहता है कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन और 44 ADA कहता है एंगेज इन प्रोफेशन, दोनों में डिफरेंस है। एक्ट में आप देखिए कैरिंग ऑन प्रोफेशन इज डिफरेंट देन एंगेज इन प्रोफेशन। आज फॉर एग्जांपल आज हमारे, मैं देख रहा था ज्ञान गुप्ता जी हमारे कानपुर CSSID के प्रेसिडेंट है, वो वॉच हैं देख रहे हैं, ज्ञान गुप्ता इज अ पार्टनर इन टंडन सेठ एंड कंपनी, सो ज्ञान गुप्ता इज एंगेज्ड इन अ प्रोफेशन and is a partner in a Tandon Seth and Company which is carrying on profession. तो प्रोफेशन कैरी कर रही है टंडन सेठ एंड कंपनी और एंगेज कौन है, ज्ञान गुप्ता। सो देयरफॉर 44 AB में ज्ञान गुप्ता ये सीए जो जिसको सैलरी मिल रही है वो प्रोफेशन कैरी नहीं कर रहा है, प्रोफेशन फर्म कैरी कर रही है, वो एंगेज है प्रोफेशन में। तो इसलिए 44 AB डायरेक्टली फर्म को तो अप्लाई कर सकता है, सैलरी इनकम पे अप्लाई नहीं कर सकता। उसमें 44 ADA का बेनिफिट हम ले सकते हैं, बट 44 ADA के देयर आर सेवरल इशू। एक जो जजमेंट्स आए कि 44 ADA में नहीं मिलना चाहिए, बट दैट इज अ डिबेटेबल इशू कि whether 44 ADA in case of CA can be taken from on the basis of salary income or not. That is a debatable issue. People are taking, people are not taking. Although there's a travel judgment now from I think Kerala or Madras which says you cannot take 44 ADA in case of a professional income where it is a salary from a partnership. सर्वे के केस में अगर आपको नंबर 2 के कागज मिलते हैं तो टर्नओवर में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा अगर सर्वे के केस में आपको कागज मिल रहा है। यानी अगर 90 लाख का टर्नओवर है और 20 लाख के नंबर 2 के कागज आपको बाद में मिल गए तो सर्वे के केस में एक अगर आप बुक्स में एंट्री कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका जुड़ेगा नहीं और 44 AB में नहीं लायबिलिटी आएगी। क्लॉजेस 1 2 3 छोड़ दीजिए। एक मैं फॉर एवरीबॉडीज इन इम्पोर्टेंस, पुराने सीएस जितने भी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो वॉच कर रहे हैं उनको जरूर पता है, पर नए सीएस हम लोगों को नहीं पता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूर कुछ होता है, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म होता है कि नहीं होता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पासवर्ड। पुराने पहले अनरजिस्टर्ड फर्म और रजिस्टर्ड फर्म का डिफरेंशियल इनकम टैक्स एक्ट में हुआ करता था, जो पुराने सीएस वो जानते हैं, पर अब अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड खत्म कर दिया तो हम लोग जानते ही नहीं फर्म रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड होती क्या है। बट कृपया रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म के बारे में पढ़ लें, आपको सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा क्या बेनिफिट है फर्म रजिस्ट्रेशन कराने से, और फर्म जो आपके यहाँ क्लाइंट है उसको रजिस्टर जरूर करा लीजिएगा क्योंकि उससे बेनिफिट है, और रजिस्ट्रार फर्म्स का रजिस्टर करा लीजिएगा। अनरजिस्टर्ड फर्म में कई डिसएडवांटेजेस हैं जो रजिस्टर्ड फर्म में नहीं है, तो कृपया जो आपके यहाँ क्लाइंट्स हैं जो फर्म है उनको रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्टर्ड फर्म बनवा लीजिए, ज्यादा जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब्ड सीज्ड बाय डिपार्टमेंट मस्ट टेक अ कॉपी एंड स्टेटमेंट शुड बी, अगर आपका किसी केस में सर्च हुआ है, सर्वे हुआ है, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट से कॉपी की गई उनकी कॉपी लेके सर्टिफिकेट कॉपी ले लीजिए और साथ में स्टेटमेंट जरूर सर्वे का ले लीजिएगा बिकॉज सरेंडर होता है उसमें, तो दिस इज अ मैंडेट। अब क्वेश्चन आता है 44 AD के अगेंस्ट, अगर आपके पास सपोज क्लाइंट ने 44 AD भी क्लेम किया है और AE मतलब AD AE भी क्लेम किया है, साथ में 44 AB में भी जा रहा है, तो उसमें अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, प्रॉपर्ली नहीं है, तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, बिकॉज अगर 44 AD की कोई सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है तो आपको रिपोर्ट में डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर सब किसी ट्रक्स हैं और ट्रक्स में 44 AE जा रहा है और बाकी उसका व्यापार है, तो 44 AE आप यूज कर सकते हैं ट्रक्स के लिए और बाकी व्यापार के लिए 44 AB आप जाएंगे, तो उसमें अगर अलग इस किताब में तो ठीक है, नहीं तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा रिपोर्ट में कि साहब ये 44 AE का हम नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है। ICDS borrowing cost and adjustments I have already discussed, but I'll explain. I think I don't know, मैंने शायद हो सकता है पिछली बार भी डिस्कस नहीं किया था बरेली में। अब बोरोइंग कॉस्ट के इश्यूज हैं, देखिए इंपॉर्टेंट ICDS में आप लेके चलिए, देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन borrowing costs and service contracts in income tax and in accounting. Let us come to first service contracts. सर्विस आज की स्थिति में इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स लॉ में सर्विस इंडस्ट्री इज लायबल टू टैक्स ऑन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड।
अगर 90 दिन से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट है तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपको परसेंटेज कंप्लीशन करना है। एग्जाम्पल, अगर कोई आर्किटेक्ट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है, बिकॉज आईसीडीएस कैश सिस्टम को अप्लाई नहीं करता, चार्टर्ड अकाउंटेंट मर्केंटाइल फॉलो कर रहा है, या कोई और आदमी है और जो सर्विस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, कंप्यूटर बनाने का सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो ध्यान रखिए अगर उस सॉफ्टवेयर की ड्यूरेशन 90 दिन से ऊपर की है, अगर तो उसको 31 मार्च तक का प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा और परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के हिसाब से उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। 31 मार्च के स्टॉक्स भी देने पड़ेंगे, इन्वेंट्री भी लेनी पड़ेगी। तो कोई भी सर्विस इंडस्ट्री वाला ध्यान रखिएगा, अगर सर्विस इंडस्ट्री में है तो अब वो एज फार आईसीडीएस उसको 31 मार्च का परसेंटेज कंप्लीशन से दिखाना मैंडेटरी है, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के नहीं प्रिस्क्राइब करते सर्विस इंडस्ट्री को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, जबकि आईसीडीएस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स को सारों को अप्लाई करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, देयर इज अ वेरी बिग वेरिएशन बिटवीन सर्विस इंडस्ट्री, between accounting standards and ICDS. Service industry आज की तारीख में taxable है on percentage completion for any service industry if it's following a mercantile system. तो कोई architect है, builder है, जो भी कर रहा है, अगर cash system नहीं ले रहा तो हमें लेना पड़ेगा। और अब नहीं, लेट्स कम टू बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट के बहुत बड़े डिफरेंसेस क्या है? देखिए आज की स्थिति में कोविड आया, कोविड के दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। एक, मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो रुक गया। मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सपोज मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, किसी ने कारण मैंने फैक्ट्री रोक दी। जब अगर फैक्ट्री रोक दी, कोविड के मारे रुक गई, तो अब नॉर्मल स्टॉपेज हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ गाइडेंस नोट कहता है कि सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर अब नॉर्मल स्टॉपेज ऑन अकाउंट ऑफ कोविड हुई या किसी भी चीज की हुई, वो मेरा इंटरेस्ट जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो मेरा खर्चे में जाएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। एनी abnormal situation which arises के दो पार्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट है, चाहे AS2 हो और चाहे 16 हो, दोनों ये कहते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट अगर आप जोड़ रहे हैं तो अबनॉर्मल कॉस्ट जब भी होगी जोड़ी नहीं जाएगी इन्वेंट्री की कॉस्ट में। सिमिलरली इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, खर्चे में जाएगा। और इन्वेंट्री की भी वैल्यूएशन आप लेंगे तो ये अबनॉर्मल पीरियड के। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े एसएससीज हैं, सपोज कोविड में 4 महीने 3 महीने फैक्ट्री बंद रहेगी, तो 2 महीने 3 महीने के लिए कोविड के एक्सपेंडिचर्स को अलग आइडेंटिफाई करके डाल दे रहे हैं, जिससे कोविड के पीरियड के एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अगर फैक्ट्री बंद रही है, वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर में कैपिटलाइज ना हो, क्योंकि वो नहीं तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी इफेक्ट करेंगे, बोरिंग कॉस्ट को भी इफेक्ट करेंगे, सबको इफेक्ट करेंगे। तो कोविड पीरियड एक्सपेंडिचर चाहें तो अलग कर दें, अलग आइडेंटिफाई कर लें, या उसका नोट्स अलग से दें, जिससे आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग गड़बड़ा ना जाए, क्योंकि गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का ये कहता है। और दूसरा, जबकि आईसीडीएस में क्या है, बोरोइंग कॉस्ट अगर आपका लॉकडाउन पीरियड भी है तो भी आप एसेट को कैपिटलाइज करेंगे। तो ये वेरिएशन है दोनों में, हमें हर जगह रिकंसिलिएशन देना पड़ेगा। दूसरा है, इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड है आप बोरोइंग कॉस्ट से सेट ऑफ कर सकते हैं, जबकि आईसीडीएस कहता है कि उसको आपको अदर इनकम में दिखाना है। सो देयर ऑफ कोर्स देयर आर टू वेरिएशंस, और दोनों हर एक केस में आएंगे जहां जहां कोविड लगा है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग को अब आईसीडीएस के वेरिएशंस देने जरूरी हैं इंस्टीट्यूट के साथ साथ, और उसके हिसाब से प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा वो भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो इसलिए ये सब हम लोग को देखने पड़ेंगे, और ये हमारा मैंडेट है फॉर ऑल टैक्स ऑडिट्स। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बॉयलर्स एंटर इनटू इरेक्शन ऑफ पाइपलाइन। अब क्वेश्चन आता है, एक बॉयलर लिमिटेड है, अब ये उल्टा है, बॉयलर्स लिमिटेड है, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा डिफरेंस आता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूट कहता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी डन ऑन परसेंटेज कंप्लीशन, चाहे कुछ भी हो जाए। और इनकम टैक्स एक्ट में 43CB सेक्शन कहता है कि आप अगर 90 दिन से कम का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीटेड मेथड से जा सकते हैं, 90 दिन से ऊपर है तो परसेंटेज कंप्लीशन है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसे परसेंटेज कंप्लीशन लेके चलते हैं, बॉयलर्स लिमिटेड का है, ये 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, पर 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया और 31 मार्च तक लॉकडाउन चला, तो मैंने 80 दिन पिछले साल काम किया, 10 दिन इस साल काम किया, बीच में फोर्स से मेजर क्लॉज था। अब क्वेश्चन आता है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैंने 90 दिन में कर लिया और फोर्स से मेजर के हमारे बीच में बंद रहा, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ अगले साल में। तो एज पर आईसीडीएस या सॉरी 43B सेक्शन, मुझे इसका कंप्लीशन अगले साल में लेना पड़ेगा, यानी इनकम कब बुक करनी पड़ेगी, 31 मार्च 2021 वाले खाते में। और इंस्टीट्यूट के हिसाब से लेके चले तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से मुझे इसकी इनकम बुक करनी पड़ेगी 31 मार्च 20 में, क्योंकि जितना 20 मार्च तक या 22 मार्च तक मेरा परसेंटेज कंप्लीशन हो गया था, उतने की इनकम मुझे 31 मार्च में बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा 80% कंप्लीट हो गया होगा। जब 80% कंप्लीट होगा, खाली 10% बचा होगा, तो दोनों वेरिएशन आएगा। इन फॉर माय बैलेंस शीट पर्पसेस, I will have to show a profit on 31st March of 2020 on a percentage completion,
Whereas for income tax purposes, I will have to show the entire taxable income this subsequent year because the project is completed in subsequent year. So that will be a variation between income tax and accounts. स्टॉक एंड ट्रेड का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने पिछली बार नहीं लिया था, अभी मैंने कल ऐड किया है. स्टॉक एंड ट्रेड में हम वी कैन हैव अ प्ले इंटरप्ले, क्योंकि आज की स्थिति में कैपिटल एसेट स्टॉक एंड ट्रेड में काफी वेरिएशन आया है. तो अगर लॉसेस डिलीट करना है, किसी के प्रॉफिट्स हैं, तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ओएनजीसी के शेयर्स कन्वर्ट करता है स्टॉक एंड ट्रेड में. 31/1/18 को 195 रुपए भाव है, 1/4/19 को 157 रुपए और 31/3/20 को 68 रुपए है. अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं मेरा ओपनिंग में कैपिटल एसेट था, अगर मैं 1/4/2019 को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे को क्या होगा, 31/1/2018 और 1/4/2019 के बीच में कैपिटल लॉस होगा. वो कैपिटल लॉस मुझे अदर इनकम सेट ऑफ नहीं मिल जाएगा. बट 157 और 68 के बीच का जो मेरा बिजनेस लॉस होगा, वो बिजनेस लॉस में करंट ईयर की बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं अगर स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर लेता हूं. और अगर कन्वर्ट नहीं करता हूं और एज इट इज लेके चलता हूं, तो कैपिटल लॉस मेरा कहीं सेट ऑफ नहीं मिलेगा. तो इन सम केसेस वेयर यू कैन शो, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, आप दिखा सकते हैं आप शेयर में सेल परचेज कर रहे थे और कैपिटल एसेट भी थे और आपका स्टॉक एंड ट्रेड भी था. तो अगर सेल परचेज आपकी काफी ट्रांजैक्शंस हैं और अगर आप कर सकते हैं, तो 1 अप्रैल को अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड कन्वर्ट करें और 31 मार्च का वैल्यूएशन भी लेके चलें, तो आपको शेयर्स में, अगर आपने देखा होगा कोविड के हमारे फॉल आए और आइटम में फॉल आए, वाई शेयर्स फॉर एनी कैपिटल एसेट अगर फॉल आया है, तो यू कैन कन्वर्ट from capital asset to stock and trade and take the benefit of loss and set off with that any other income if there is any advantage. So you can take that as an advantage. Escalation claims I'll not go. The only issue wanted to clarify again for the people who are there is that 224(8)(18 में अभी कई confusions आ रहे हैं कि बैंक लोन्स क्या 224(18) में कवर होंगे कि नहीं होंगे. बैंक लोन्स कवर नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि to although wordings डिपार्टमेंट की फेवर डिपार्टमेंट अपनी ले सकता है, wordings कहती हैं assistance in form of subsidy or grant or incentive or duty drawback or waiver or concession or reimbursement by whatever name called. Waiver or concession or reimbursement by central government or a state government or any authority or any body or agency in cash. तो अगर डिपार्टमेंट कहेगा साहब वेवर है बाय एनी और बॉडी है और एजेंसी है, किसी कोई का हर चीज कवर्ड है, बट नो, इसलिए कवर्ड नहीं है क्योंकि जो बॉडी और एजेंसी और अथॉरिटी है, हमें प्रिंसिपल ऑफ एजुजम जेनरस पढ़ना है, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी और अथॉरिटी पे ही लगेगा, बाकियों पे नहीं लगेगा. तो ध्यान रखिएगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी और एजेंसी कोई मुझे वेवर कर रही है तब तो आएगा, बट बैंक्स इज नाइदर बॉडी नॉर एजेंसी नॉर अथॉरिटी ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देयरफॉर इट विल नॉट अप्लाई टू बैंक लोन्स और एनी अदर लोन्स फॉर दैट मैटर एंड विल नॉट बी कवर्ड. Now 50C and 43CA में हमें क्या रिपोर्ट करना है. आई थिंक मैं खाली रिपोर्टिंग पार्ट पे आता हूँ. ध्यान रखिएगा हमें रिपोर्टिंग 50C और 43C में क्या करनी है. नॉर्मली तो हमें पता है क्या रिपोर्ट करना है, बट अगर अग्रीमेंट पुरानी डेट का है और चेक से पेमेंट पहले आ चुका है, तो स्टैम्प ड्यूटी तब की कवर की जाए कंसिडर की जाएगी और मुझे उस समय एसेसेबल दिखानी पड़ेगी, बिकॉज एक्ट में लिखा हुआ है अगर पहले अग्रीमेंट किया और चेक से पेमेंट आ चुका था तो मुझे यहाँ पे वो वैल्यू दिखानी पड़ेगी, अडॉप्टेड एसेसेबल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. और दूसरी चीज है, जहां पिछले साल 5% अब 10% हो गया, अगर कंसेशन विद इन 5% ऑफ लिमिट है, तो ध्यान रखिएगा हमारे को कंसेशन वही दिखाना है, एक्सेस नहीं दिखाना, बिकॉज एक्सेस दिखाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली कर लेगा, जबकि लॉ में मान लिया कहा गया है, एक्ट में सेक्शन में कह दिया गया है कि दैट विल बी टोटल विल बी अ डीम्ड कंसिडरेशन. सो देयरफॉर where there is a variation up to 5%, we don't have to show that, we have to show only the consideration. So therefore जहां 5% वेरिएशन है और जहां स्टैम्प ड्यूटी पुरानी है, वहां ध्यान रखिएगा अननेसेसरी एक लिटिगेशन नहीं है. पता लगा इस साल रजिस्ट्री हुई है, आपने करंट ईयर की स्टैम्प ड्यूटी डाल दी, सर्कुलेट बहुत ज्यादा है, जबकि आपको बेनिफिट पुराने साल का मिलना चाहिए था, अननेसेसरी स्क्रूटनी में आएगा, आप जवाब देते रहेंगे, बेकार है. तो इसलिए इन से केसेस में अगर करंट ईयर में रजिस्ट्री हुई है और पुराना अग्रीमेंट है, स्टैम्प ड्यूटी पुरानी एप्लीकेबल कर रही है, तो वही वैल्यू डालिएगा जिससे आगे डिस्प्यूट ना हो, और लॉ भी प्रोवाइड करता है उसको. डेप्रिसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक तो 10,000 से ऊपर कैश में अगर आपने कोई भी खर्चा किया इंक्लूडिंग फ्रेट, क्योंकि 43 में फ्रेट में आप 35,000 खर्च कर सकते हैं, पर कंस्ट्रक्शन के लिए 43 के लिए 10,000 से ऊपर अगर फ्रेट भी खर्चा करेंगे तो वो डब्ल्यूटी उसमें ऐड एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा. दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, कार्स के लिए ध्यान रखिएगा कि इस बार नया कानून आ गया, एक नोटिफिकेशन आया था, जो आपने कार खरीदी है 23/8/19 से 31/3/20 के बीच में क्लाइंटों ने, उनमें डिप्रिसिएशन का रेट 30% है. ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली आदमी भूल जाएगा क्योंकि ये अलग से आया था. 23/8/19 और 31/3/20 के बीच में जो भी गाड़ियां खरीदी हैं उसका डिप्रिसिएशन का रेट
30% है। तो ये प्लीज यू रिमेंबर दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ 35D ये आप देख लीजिएगा, बिकॉज 35D में हम लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बट हम लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं। मैंने जब पढ़ा तो मैंने देखा काफी कंप्यूटेशन मिस्टेक्स करते हैं। ये बहुत क्वेरी वाला सेक्शन है 3615A। इसमें सवाल सबकी क्वेरी आती है। कल भी मैं भिलाई डिस्कस कर रहा था, परसों रांची में था मेरा, तो सब जगह प्रॉब्लम आ रही है कि सीपीसी 3615 में एडिशन कर रहा है, हम लोग क्या करें। पहली बात तो जब सीपीसी ने एडिशन कर दिया तो आपके पास करने के लिए एक ही चीज है कि आप अपील करें। अगर नहीं करिए तो 154 करके फिर 154 के खिलाफ अपील करें। पर अब आगे क्या करें? आगे सिर्फ ये है कि 3615A आप पहले जब अपनी रिटर्न बना रहे हैं उसको कंप्यूटेशन में ऐड करिए रिटर्न में, और बाद में अदर अलाउंसेस में क्लेम कर लीजिए 43B में, क्योंकि 43B ओवरराइडिंग सेक्शन है। तो 36 है, क्योंकि आप रिपोर्टिंग में तो आपको देना ही पड़ेगा डिलेड है कि नहीं है, और जैसे ही आप रिपोर्टिंग में डिलेड देंगे तो सीपीसी उसका एडिशन कर देगा। पर अगर आपने खुद ही ऐड कर रहा हो, बाद में आपने डिडक्शन क्लेम किया 43 में, तो मिसमैच नहीं होगा। हम लोग लास्ट ईयर से यही कर रहे हैं अपने ऑफिस में, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमारे सीपीसी से कोई एडिशन नहीं आ रहा। 3615 ऐड कर दीजिए, बाद में 43B क्लेम कर लीजिए, तो आगे से आपकी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। रिपोर्टिंग के ऊपर है। पेनल्टी एंड फाइन के ऊपर अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे पास एक क्वेरी आई थी, आगरा से एक बार आई थी। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी स्टेट, वैसे हम लोग सब भूल गए, पर दो जब योगी जी आए तो उन्होंने एक चीज लगाई थी, the state government has amended section 6 of the payment of wages act, and now if an employer makes payment of wages in cash in excess of 5,000, it shall be contravention of law and liable to penalty and prosecution as per section 20 of that act, whether the same is required to be reported। क्वेश्चन आता है क्या मुझे रिपोर्ट करना है इसको, क्योंकि पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन कॉन्ट्रोवेंशन है, सेक्शन 37 में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए सेक्शन 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 37 कहता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस इन लॉ। यहाँ पर्पस क्या है? वेजेस। क्या पर्पस ऑफेंस इन लॉ है? नहीं है। प्रोसीजर ऑफेंस इन लॉ है, पर पर्पस नहीं है। तो लॉ कहता है पर्पस इज लॉ, बिकॉज पर्पस इज नॉट एन ऑफेंस इन लॉ, देयरफॉर दिस विल नॉट क्वालिफाई, वी डू नॉट हैव टू रिपोर्ट, because the procedure is there, but the purpose is payment of wages, and wages is never a contravention. The system of payment may be contravention, but purpose is not contravention, therefore we don't have to report this. Now if a builder constructs an excess area and pays compounding fees, it is to be reported. Yes, it has to be reported, because there the purpose itself of the builder is कि मैं गलत काम करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, एक्स्ट्रा बनाऊंगा, सब करूंगा, और वो बियॉन्ड लॉ है, इसके लिए मैं कंपाउंडिंग फीस दे रहा हूं। तो देयर judgment being a compounding fee has to be reported, and it will be against section 37. 40A IA 50C 50CB, of course these are sections जिसमें क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, ध्यान रख करिएगा। आई विल नॉट रिपीट, टाइम नहीं है। 40B का मैंने क्योंकि पिछली बार कवर नहीं किया था, एक बार इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने केस लॉस दे दिए इसमें। 40B में एक प्रोविजन आता है कि क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को का इंटरेस्ट मेरे को 40B में अलाउ होगा कि नहीं होगा। अगर मुझे मैं इनकम 40B मींस, एक ध्यान रखिएगा, सैलरी टू पार्टनर्स जो आप दे रहे हैं उसको आप पार्टनरशिप डीड ले लिया करिए, बिकॉज आपकी जिम्मेदारी देने की। साथ साथ ये ध्यान रखिए कि एट द एंड ऑफ द डे 43B जब हम बात कर रहे हैं, तो सॉरी 40B की बात कर रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम अदर सोर्सेज में 40B मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं जजमेंट इसमें दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, समय कम है, बट मैं आपको बता दूं आपको 40B मिल जाएगा अगर इनकम अदर सोर्सेज से आपको ब्याज की आमदनी आ रही है, उसके ऊपर भी 40B आप क्लेम कर सकते हैं। इट्स एक्चुअली अ टॉपिक बाय इटसेल्फ, काफी देर लगी डिस्कस करने में, इसलिए मैं डिस्कस में नहीं करना चाह रहा। ये सब जजमेंट्स उसी की हैं। 40A3 आपको जो देना है रूल 6DD से जोड़ के देना है, तो रूल 6DD में अगर बाय चांस वो बी बच रहा है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। अलाउबिलिटी की बात करता है, तो उसकी डोंट गिव इवन इफ इट इज इन रूल 6DD, सो यू डोंट हैव टू गिव दैट। 14A अगेन समराइज मैंने कर दिया है। 14A का समराइजेशन ये है कि अगर एग्जेम्प्ट इनकम कोई नहीं है तो 14A नहीं अप्लाई करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं खाली 5 समरीज दे रहा हूँ। स्टॉक एंड ट्रेड को हम जो इन्वेस्टमेंट 1% लेते हैं, स्टॉक एंड ट्रेड उसका पार्ट होगा। 14A रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स फ्री इनकम, वहां तक ही आपको 14A का डिसअलाउंस बनेगा। डिसअलाउंस नॉट इन एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चा क्लेम किया उसके ऊपर नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वां जो हम लोग नहीं करते हैं, for investments takes only those investments which have yielded tax free income। AIC इसमें स्पेशल बेंच है, यानी जब आप इन्वेस्टमेंट्स 1% कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको वही लें जिसमें टैक्स फ्री इनकम आई है। तो जिस इन्वेस्टमेंट में कोई इनकम नहीं आई है उसको लेने की जरूरत नहीं। जब 1% कैलकुलेट करें, चार्ट बना लीजिए कि टैक्स फ्री इनकम किस किस से आई है, तो आपका 8D अपने आप बहुत कम हो जाएगा।
और यू कैन के और स्पेशल बेंच डायरेक्टली इसके ऊपर है वीरीड इन्वेस्टमेंट्स, आप यू कैन कोट इट. 36(1) ऑफ कोर्स में एक डिफरेंस है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का, वो वी विल डिस्कस बिकॉज अभी दो चीज़ें मुझे रितेश जी ने कही है कवर करने के लिए, 56(2)(10) और 50 का एक इशू और 222E का. यार मैं इससे पहले एक दो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो हम लोग मिस कर देते हैं. 43B में अब आई विल नॉट डिस्कस बिकॉज टाइम. हाँ 56(2)(10) चलिए पहले ले लेते हैं. ये 56(2)(9) हमने लास्ट टाइम लिया था, बट इसमें फॉर पर्सन्स हु हैव नॉट जॉइंड ध्यान रखिएगा 56(2)(9) इज रिस्ट्रिक्टिव इन द सेंस इट अप्लाइज ओनली टू केसेस वेयर, एग्जांपल ले रहा है मैंने, अ कंपनी तो 4 फीचर के ऊपर है. अ कंपनी रिसीव एडवांस ऑफ ₹1 crore अगेंस्ट एग्रीमेंट टू सेल in financial year 16-17 from B, the terms state that B does not make the payment entire payment within 1 year, the amount will be forfeited. Both the parties have not written off the books and account. What should be the auditor report? हमें क्या रिपोर्ट करना है? जो agreement कहता है जबकि 2016-17 का था, आज तक forfeit नहीं किया है. अब क्वेश्चन 56(2)(9) क्या कहता है? A sum received against in the course of negotiation for a transfer of a capital asset. तो खाली capital asset को अप्लाई करता है. ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन होनी चाहिए और साथ साथ सम शुड forfeit. तो फोरफीट अभी नहीं हुआ है. अब उन्होंने दोनों ने नहीं किया, मैं नहीं जानता, पर क्योंकि फोरफीट अभी तक नहीं किया है इसलिए मुझे रिपोर्ट करने की दरकार नहीं है. और दूसरी चीज है, मेरे हिसाब से ये अगर अग्रीमेंट एडवांस ऑफ 1 crore अग्रीमेंट टू सेल अगर हो चुका है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन भी नहीं हुआ, इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं करना. बिकॉज वंस अग्रीमेंट टू सेल हैज बीन एंटर्ड द नेगोशिएशन स्टॉप्स, इट इज टू बी इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन. सो अग्रीमेंट टू सेल के बाद अगर हुआ तो नेगोशिएशन खत्म हो गई, तो तब भी सेक्शन अप्लाई नहीं करता. बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, every word has a meaning. We cannot say कि words redundant है या गलत है. Every word has got a meaning, and if the words are there, we have to take the literal interpretation of that. Now 56(2)(10) में issues leasehold rights ये exempted है. Transfer of right property, transfer of TDS, gold coin, car and stock in trade. जैसे बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, केस स्टडीज बहुत सारी हैं इसमें. अभी मैं पहले ये ले लेता हूँ, फिर और ले लूंगा जो उन्होंने कही है रितेश जी ने. अब एक सबसे बड़ी है, पार्टनर्स कंट्रीब्यूट इज लैंड एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द फर्म ऑफ द बुक वैल्यू 20 लाख बट द सर्कल रेट इज 50 लाख. डू वी हैव टू रिपोर्ट? एसीआईटी इज अमरतारा बॉम्बे एक्चुअली नहीं आएगा, बट कार्टन होटल्स इलाहाबाद हमारे खिलाफ है. और पहली बार ये केस मैं जब इलाहाबाद में एक बार लेक्चर दे रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो मुझे वहीं पे बताया था और बाद में मैंने क्योंकि उसी समय जजमेंट आया था और अगेन then I studied this and rightly so. But Carlton Hotels Allahabad, I have gone through the entire judgment. Personally speaking, वो सुधीर अग्रवाल साहब का जजमेंट है, 70-80 पन्ने का जजमेंट है, बट वो बेसिकली मेनली मैकडॉवेल एंड कंपनी पे टैक्स प्लानिंग के ऊपर गए हैं. उन्होंने बेसिकली जो इशू अमरतारा में डिस्कस किया है वो नहीं डिस्कस किया, और जो सुनील सिद्धार्थ भाई और डायनेमिक एंटरप्राइज में कंसीडर नहीं किया है. तो आई वुड अगेन गो अगेंस्ट कार्टन होटल्स एंड स्टिल से दैट दिस विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज कार्टन होटल्स ने खाली एक कैजुअल रेफरेंस में नीचे दे दिया है. और अदरवाइज अगर देखा जाए तो मैं आई एम डिफरेंस विद दिस. एंड व्हाट अमरतारा हैज सेड इज that once a deeming provision is there, another deeming cannot be there. और 45(3) deeming है, उसका 50(c) deeming नहीं लग सकता. तो एक deeming के ऊपर दूसरा deeming नहीं लग सकता. और दूसरा जो सुनील सिद्धार्थ भाई और डायनेमिक एंटरप्राइज सबने कहा हुआ, अगर जजमेंट्स मैंने दे दिए आप पढ़िएगा, इनमें सबने कहा है कि पार्टनरशिप फर्म इज बेसिकली यूनियन ऑफ पार्टनर्स अनलेस अनटिल डीम्ड. सो कोई चीज, कोई अपने आप को चीज दे रहा है तो उसके ऊपर 50(c) ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं करेगा. इन जजमेंट्स में कैटेगोरिकल है. अगर आप सेक्शन डायनेमिक एंटरप्राइज कर्नाटका फुल बेंच पढ़ेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा. खैर, बट क्योंकि कार्टन होटल्स हमारे खिलाफ है और मतलब वो है, बट अगेन आई वुड डिस्टिंग्विश इट एंड गो फॉर द फैक्ट दैट वी शुड नॉट रिपोर्ट. नाउ द क्वेश्चन ऑफ one question was raised was that if an HUF gives money to its members, whether it will fall under 56(2)(10) or not. तो HUF अगर मेंबर्स को दे रही है, लॉ क्या कहता है? मेंबर्स टू HUF, मेंबर्स टू HUF के ऊपर लॉ कहता है कि मेंबर्स अगर HUF को दे रहे हैं तो गिफ्ट नहीं है. तो क्या रिवर्स हो जाएगा? देखिए सर, ऐसा है कि देयर आर वेरियस डिसीजंस व्हिच आर फॉर एंड अगेंस्ट. मेरा एक इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. मेरे हिसाब से ये हो जाएगा बिकॉज इंडिपेंडेंट, जैसे अभी कई इवन उसके भी आए थे सेक्शन, डीम डिविडेंड के चक्कर में भी सेक्शंस आए थे और आर भी आए थे कि या 56(2)(10) के, सॉरी 56(2)(7) B और 10 में भी आए थे कि अगर शेयर होल्डर एक दूसरे को दे रहा है और रिलेटिव्स हैं
तो क्या पोजीशन आएगी? देखिए, पहली बात तो ये है जो जजमेंट्स होल्ड किया कि एचयूएफ में जो एचयूएफ अगर दे रहा, पहली बात तो एक लेट अस कम टू दिस, पहली बात तो एचयूएफ गिफ्ट दे नहीं सकता अगर उस एंगल से चले तो। HUF cannot give a gift to any of its partners because otherwise it will be deemed to a partial partition normally. But yes, in circumstances for the welfare of the persons, the law provides that HUF can give certain sums for the welfare or for the benefit of any of its co-partners or members for the living of the members that can be given as a gift for studying and etc. तो which means हम मान के चल रहे हैं कि HUF गिफ्ट दे रहा है और वो गिफ्ट as permissible है. It is not deemed to be a partial partition. First, now I would say that it should not be taxable because of course there are certain राजकोट ट्राइब्यूनल, इलाहाबाद ट्राइब्यूनल, अहमदाबाद ट्राइब्यूनल, कई ट्राइब्यूनल हैं जो कहते हैं टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए. दूसरा एक और कारण है जो मैं कहता हूँ, बिकॉज सारे अगर वो जिसको एचयूएफ दे रहा है तो वो एचयूएफ के मेंबर्स भी आपस में रिलेटिव हैं, तो प्राइमरीली बिकॉज अगर साथ हो गए हैं तो हम रिलेटिव नहीं रहेंगे और हम अकेले अकेले तो रिलेटिव. अब फॉर एग्जाम्पल अगर बाप बेटे को दे रहा है तो रिलेटिव नहीं आएगा, पर बाप और माँ और एक और भाई बेटे को दे रहे हैं तो आ जाएगा. तो टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज कैन अ रिलेटिव और कैन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव override the provision of a relative because HUF is a combination of relatives and therefore can combination of relatives override this. एक तो ये. दूसरा एक जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, अगेन ये मैंने लोगों से एक दो लोग हैं जरूर जो मेरे से कंकर करते हैं और मैंने पढ़े भी हैं, बट लोग ज्यादातर कंकर नहीं करते हैं. और मैं अगेन इट्स एन एब्सर्ड थोड़ा सा वो है, बट मैं मेरे मानना ये है कि रिलेटिव जो डेफिनेशन है वो टू वे होना चाहिए. विच मीन्स अगर एक्ट में प्रोस्क्राइब, ऑल्दो एक्ट साइलेंट है इसके बारे में और जजमेंट्स ने भी कहीं डिस्कस नहीं किया, बट मेरे हिसाब से अगर एक्ट में डिस्क्राइब किया हुआ कि एक्स बी का ए बी का रिलेटिव है, ए सी का रिलेटिव है, तो ऑटोमेटिकली ये भी इंप्लाई होना चाहिए कि सी ए का रिलेटिव है. बिकॉज ये क्या हो सकता है कि बाप बेटे का तो रिलेटिव है पर बेटा बाप का रिलेटिव नहीं है. हाउ कैन लॉ बी दैट बिकॉज अ फादर कैन बी अ रिलेटिव ऑफ हिज सन, या भतीजा चाचा का रिलेटिव हो सकता है बट चाचा भतीजे का रिलेटिव नहीं है. So how can a law be on a not read conversely? Relative is a person जिसमें meant है, because मैं again I always argue that जो word defined है relative का, उसमें I'll read through the word because to my mind it should have a two-way process. How can a relative be one way? कि साहब नहीं मैं आपका relative हूँ, आप मेरे relative नहीं है. देखिए relative लिखा है from any relative और relative defined है. For the purpose of this clause, relative means spouse. तो relative means spouse of the individual. और लिखा है any sum of money exceeding this is provided this clause shall not apply for some money received from any relative. और तो अब क्वेश्चन आता है कि relative means, अब relative means so and so, of course means is and you at times आप जनरल कॉलेज में देखेंगे तो मींस को इलेबोरेट भी किया है. मींस डज नॉट मींस ओनली मींस कैन बी इलेबोरेटेड वर्ड. इट कैन बी इंटरप्रिटेशन में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन भी जा सकते हैं, लिबरल भी जा सकते हैं. बट मैं फिर आई स्टिल होल्ड, एंड एक दो मैंने शायद मेरे ख्याल से पदम चंद खींचा अगर दो चार मैंने भी सुने भी हैं लोगों के. सो दे आल्सो से दैट व्हाई हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि रिलेटिव बोथ वे. तो आई कैन आर्ग्यू बोथ वेज. ऑफ कोर्स टू माय माइंड एचयूएफ अगर इंडिविजुअल को दे रहा है गिफ्ट तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जजमेंट्स भी हैं, कंपोजिट भी है, और अगेन ये थर्ड पार्ट भी है. तो फॉर टू दैट एंड आई थिंक one that is one question which I have answered. The other question of course is 222E. we'll come to that. एक डबल एस टी में एक ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक हम लोग जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें अगर एक बिल्डर का केस मतलब ऑडिट रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा बिल्डर के केस में जो भी हमें बिल्डर में किसी भी पार्टियों से पैसा मिल रहा है, यानी अगर हमारा फ्लैट ओनर है, अगर फ्लैट ओनर जो भी पैसा देता है मुझे रिपोर्ट करना है. मतलब अब ये लोन और डिपॉजिट तक सीमित नहीं है, अदर सम तक सीमित है. देयरफॉर अगर कोई फ्लैट ओनर मुझे बार बार पैसा देता जा रहा है तो फ्लैट ओनर से 20,000 से ऊपर पेमेंट होगा. अब फ्लैट ओनर के पेमेंट भी, यानी अगर मेरे 100 फ्लैट बिक रहे हैं तो मेरी जो टैक्स वाली रिपोर्ट है उसमें 100 नाम आएंगे ही आएंगे. अनसिक्योर्ड लोन भूल जाइए, डिपॉजिट भूल जाइए, फ्लैट ओनर जो भी हैं उनके भी सारे नाम आएंगे. तो ध्यान रखिएगा उनके जो भी हमारे को एग्रीगेट अमाउंट मिल रहा है वो हमारे को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें भी अगर चेक कैश से पेमेंट आ रहा है तो वो 27SS में फंस जाएगा. तो ये ध्यान रखिएगा. बिल्डर्स के केस में हम लोग जनरली मैंने देखा है लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं. ST of course I will not go, it's a big issue. ST there are a lot of issues in this. एक खाली मैं इसमें ST के सब केस स्टडीज हैं. 269 एक चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत.
269SS और 269D में एक फर्क है। 269SS में लिखा है रिसीव बाय थ्रू एन अकाउंट पे चेक, और 269T में लिखा है इन द नेम ऑफ द पेई। ये डिफरेंस है, विच मीन्स दैट टुडे, आज अगर रितेश जी हैं, रितेश जी को रचित जी, अगर रचित जी ने मुझे चेक दिया अकाउंट पे ही, और रचित जी ने कहा कि रितेश जी के खाते को आप क्रेडिट कर लीजिए, तो मैं 269SS में नहीं पड़ा, क्योंकि 269SS में अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट रिसीव हुआ, हाँ हुआ है। अब ये कहीं नहीं लिखा फ्रॉम द पे, बट आज जब मैं पे करूंगा तो मुझे रितेश जी को ही पे करना पड़ेगा, बिकॉज लिखा है इन द नेम ऑफ द पेई वर्ड। 269T स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन करता है इन द नेम ऑफ द पेई, तो क्योंकि 269T में इन द नेम ऑफ द पेई और 269SS में नहीं है, और 43 में भी नहीं है, तो इसलिए वहां पे क्रॉस चेक्स आ सकते हैं, इसमें जरूर इसमें नहीं है। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई सवाल है कि अभी एक कल सवाल था वहां पे भिलाई में, उन्होंने पूछा था कि 269ST में अगर हम ट्रांसफर एंट्रीज करेंगे तो क्या कवर हो जाएंगी? हाँ, अगर आप ट्रांसफर एंट्रीज करेंगे एक अकाउंट को डेबिट दूसरे को डेबिट को, तो भी आपको 269ST में रिपोर्ट करना पड़ेगा, SS में, ST में, सब में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसफर एंट्रीज आर डीम्ड टू बी एंट्रीज व्हिच आर अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली हम लोग, मैं आपको ये इसमें आना चाह रहा था, जो हम लोग अगेन लास्ट टाइम मैंने डिस्कस नहीं किया था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये देखते नहीं है साहब, मतलब विद ऑल ड्यू अपॉलजीज। पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हो गया और कैरी फॉरवर्ड लॉस अगर है, तो अगर जितना पार्टनर पर शेयर हट रहा है उसका कैरी फॉरवर्ड लॉस डिसअलाउ हो जाएगा। एग्जाम्पल, पिछले साल 100 रुपए का लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, और मेरा एक 25% का पार्टनर हट गया इस साल में, तो मेरे को 75% ही 75 रुपए ही लॉस कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, जो कि मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ। मैं एज इट इज पुरानी रिटर्न से लॉस लेके कैरी फॉरवर्ड लेके उसका बेनिफिट लेता रहता हूँ, और मैं उसमें नहीं जाता, तो ये ध्यान रखिएगा। मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा इस लॉस का। तो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी चेंज हो रहा है और लॉस है, तो ध्यान रखिए वो लॉस मुझे, पार्टनर्स चेंज अगर हो रहे हैं तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, अगर पार्टनर को एग्जिट कर रहा है तो। सिमिलरली कंपनी, सेक्शन 79 हम लोग नहीं देखते। देखिए सेक्शन 79 बड़ा इंपॉर्टेंट है। Brought forward losses shall be allowable during the previous year. Only 51% shares held by the beneficial holder are common to 51% shareholding on the last day of the year in which loss was incurred. हमें क्या कंपेयर करना है? जिस साल का मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं उस साल का और आज का 51% कंपेयर करना है, लास्ट ईयर से नहीं करना है। एग्जांपल देखिए, अब मैंने केस स्टडी में देखा है लॉस एक 12-13 का है, 25-30-45। अब मेरे को अगर 16-17 में प्रॉफिट आ रहा है मेरे को, अब 16 प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे कैरी फॉरवर्ड 8 साल का मिलता है, पर 25-30-45 मेरा अगर इस साल में 50% कोई नहीं आ रहा, 45-51%, सॉरी 45 और 50 यहाँ पे आ रहा है, तो इस साल का लॉस मुझे नहीं मिलेगा। 13-14 में आ रहा है, बिकॉज 13-14 में अगर देखें डी को डी में आ रहा है 45%, 5% सी में आ रहा है और 5% ए में आ रहा है, तो यानी 55% है, तो मुझे इसका कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। अब 14-15 में आए, 14-15 में भी नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ 30 और 25 आ रहा है, यहाँ पे 85 आ रहा है, तो इसलिए नहीं मिलेगा, और 15-16 में मिल जाएगा। मुझे हर उस साल का कंपेयर करना है परसेंटेज ऑफ लॉस, जिस साल लॉस हुआ था उसकी शेयर होल्डिंग कंपेयर करनी है, न कि लास्ट ईयर से। हम लोग कोई भी नहीं चेक करते, कंपनियों में शेयर कैपिटल बढ़ाते जाते हैं और कभी कैरी फॉरवर्ड लॉस चेक नहीं करते। कैरी फॉरवर्ड लॉस हैज टू बी कंपेयर्ड विद द पार्टनरशिप शेयर होल्डिंग ऑफ दैट ईयर। और ये ध्यान रखिए, आप कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ध्यान रखिए 3CD में आप लिख रहे हैं कि दिस आर द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, दिस इज द डेप्रिसिएशन अलाउएबल। आप असेसमेंट कर रहे हैं, और असेसमेंट के दौरान अगर आप कैरी फॉरवर्ड और लॉस की फिगर गलत दे रहे हैं, तो कल को अगर इनकम टैक्स 278 में आपको पेनल्टी लगा देती है तो आप बचेंगे नहीं, बिकॉज इट इज योर मिस इन्फॉर्मेशन विच इज प्रूव्ड रॉन्ग एंड विच यू आर नॉट सीइंग, यू आर जस्ट निग्लेक्टिंग। आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं और लेते जा रहे हैं, विच इज रॉन्ग। 99% केसेस में आदमी ओपनिंग देखता है, लास्ट ईयर से कंपेयर करता है क्या हुआ, कभी लॉस वाले साल में जाता नहीं है। तो ये ऑफ कोर्स इसमें बेनिफिट्स हैं। सेक्शन 73 आई विल नॉट डिस्कस, बिकॉज अब बेसिकली एक 222E का इन्होंने रितेश जी ने कहा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए 222E के दो पार्ट हो गए। अब 222E में आई विल जस्ट डिस्कस दैट एंड आई विल क्लोज इट, बिकॉज इश्यूज तो अभी आते रहेंगे बहुत सारे। नाउ 222E के दो पार्ट हैं। अब 222E में हमें दो जगह आना है, एक आता है 115O DDT सेक्शन 15O, मुझे दो जगह टोटल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब मुझे 222E का पहले डिडक्शन 222E में रेसिपिएंट पे आता था। 222E के बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब आप बिकॉज उसमें इतने ज्यादा इश्यूज हैं। पहली बात तो समझ चलिए 222 में दो पार्ट्स हैं, 10%, 20%
और जो शेयर होल्डर उसी को लगेगा, कंपनी पे नहीं लगेगा, कंसर्न पे नहीं लगेगा। अब हम रिपोर्टिंग के हिसाब से मैं प्योरली चल रहा हूँ सिर्फ टैक्स ऑडिट के, बिकॉज 222 में अदरवाइज आधा घंटा भर लग जाएगा। खाली रिपोर्टिंग एंगल से लें तो 115O में क्या उस कंपनी में 222E में रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में टैक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर इन केस ऑफ डिटेल्स ऑफ डीडीटी डिटेल्स टू बी गिवन, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अब टोटल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में 222 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक तो हमें यहाँ वेरीफाई करना है इस केस में। तो ये हमें वेरिफिकेशन देना कि क्या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 222E लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगेन देयर आर लॉट ऑफ केस लॉज, वी हैव टू गो इन दैट। एक तो इस जगह आ गया, दूसरा कहाँ आ गया, डीम्ड डिविडेंड 36A में ये कहता है whether SSE has received any amount in nature of dividend as referred to in 222E, will have to check whether DT has been deducted। अब नाउ क्वेश्चन है, इसमें हमें खाली ये चेक करना है कि क्या अब इस साल में क्या DDT डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। इसमें हमें और ज्यादा कुछ नहीं करना, बिकॉज अब पहले ओनर्स क्या था, रेसिपिएंट के ऊपर था इनकम में दिखाना, अब ओनर शिफ्ट हो गया है पेयर के ऊपर। अब पेयर ने अगर DDT काटा है तो मुझे 222E में दिखाना है, अगर नहीं काटा है तो वो जब वो डिविडेंड वो ही नहीं मान रहा है तो मैं रेसिपिएंट कैसे मानूंगा। तो मैं सिर्फ ये लिख सकता हूं कि बिकॉज द पेयर, द पर्सन हु इज पेयर, आई एम द पेई, अगर पेयर हैज नॉट डिडक्टेड 115O, he does not think any advance given to me is an advance which is in nature of covered in 222E, therefore I am not taking as a deemed dividend, because जब टैक्स लायबिलिटी as such उसको डिडक्ट करना था उसने नहीं किया है, एडवांस में नहीं आ रहा, तो आई कैन गिव अ डिस्क्लेमर के साथ। अब क्योंकि पहले में 222 मेरे ऊपर लायबिलिटी होती थी, इन्होंने यहाँ अमेंड नहीं किया, एक्ट में अमेंड हो गया, अमेंड में अब हो गया पेयर को देना। So therefore to that extent there is a dichotomy, we can clearly say अगर 115O में नहीं कटा, पर वहां मुझे देखना है 115O में कटा कि नहीं कटा, अगर 115O में कटा है तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। So that is what 222E is about। I think कॉस्ट ऑडिट मैंने डिस्कस कर ही लिया था पिछली बार भी कि कॉस्ट ऑडिट हम लोग देखते नहीं कहाँ अप्लाई करता है कहाँ नहीं करता, हम लोग आंख बंद करके करते रहते हैं, बट आई थिंक वी शुड टेक दैट इनटू अकाउंट। फ्रेंड्स द इश्यूज आर फिनोमिनल, बहुत सारी चीजें हैं, आई थिंक द टाइम इज ऑलरेडी ओवर एंड एक्सेस। So अगर कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होंगे then we can consider that। I think अगर questions अगर कुछ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। I think I come back and I am grateful for everybody who has been here and who's been listening to all the three branches। I know I may have done some injustice to the Allahabad branch because as such Bareilly and Jhansi had already discussed on tax audit। I am sorry for that, but I don't know how this was repeated। So इसलिए I would I am just sorry। हाँ भैया, 7:15 okay। So friends, now I stop my screen share and I am Divya ji and Ritesh ji and Rachit, all I am grateful to all of you and of course हमारे बड़े पुराने मित्र हैं प्रदीप तिवारी जी बैठे हैं सामने, दिख रहे हैं। प्रदीप जी ठीक है, सब आनंद है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो प्रदीप भैया हमारे बड़े बहुत अच्छे पुराने मित्रों में से हैं, तो इसलिए, और बाकी तो लोग जो भी हैं छिपे छिपे घूम रहे हैं, पता नहीं। आपको देख के सर और अच्छे हो जाते हैं। अच्छा नीतीश जी भी नजर आने लगे, चलिए ब्राइट एंड स्मार्ट नीतीश जी भी नजर आ गए, चलिए दैट्स गुड, दैट्स नाइस। So I had to rush through, boss, but there are lot of issues. In fact, I think 2, 3, 4 hours because see, देखिए टैक्स ऑडिट एक ऐसा समस्या है कि टैक्स ऑडिट पूरी इनकम टैक्स कानून है। बिकॉज आज 56-10 भी रिपोर्ट करना है तो पूरे 1-2 घंटे उसमें डिस्कशन निकल जाएंगे, 56-9 1 घंटा उसमें निकल जाएगा, टैक्स खाली TDS के प्रोविजन करें 2 घंटे उसमें निकल जाएंगे। तो एवरी प्रोविजन इज अ कंपोजिट प्रोविजन। तो इनकम टैक्स एक्ट पूरी है टैक्स ऑडिट, तो इनकम टैक्स एक्ट पूरी डिस्कस करनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट को छोड़ दीजिए, बाकी इनकम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन पूरी डिस्कस करनी है, तो इनकम बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज पूरी डिस्कस करनी है। तो जब पूरी डिस्कस करनी है तो एंडलेस है, मतलब हम लोग को टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट में तो खाली बस रूटीन ही है। तो आई एम देयरफॉर अनएबल टू कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन, बट टाइम फॉरवर्ड कर किया जाए। अरे कमल जी भी है, कमल जी नमस्कार। थैंक यू भैया। क्या हाल चाल? Yes, back to the organizers. Thank you. मुझे मालूम है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको कोई भी आज तक पूरा समझ नहीं पाया। जितना समझता है उतना उलझता है। तो इट्स बेटर, वो कहते हैं कभी कभी लर्निंग भी जो है, आइंस्टाइन ने कहा है कि the more you gain knowledge, the more you get confused. So but we love to get confused by you because आप उसे सुलझा भी देते हैं।
Thank you, Priya. Now, for the formal vote of thanks, I would like to request Divya ji for the formal vote of thanks. Thank you, Rachit ji, and thank you, Rajiv sir. आपका बहुत ही wonderful deliberation रहा. इस बात का evidence ये है कि पूरे whole meeting में 2 hours 10 minutes हो रहे और 200 more than 200 participants हमारे साथ जुड़े रहे, जो कि बहुत कम होता है, तो बहुत ही wonderful deliberation था. So I request members, participants, अगर किसी की कोई query हो तो they can raise their queries. Anyone? सर एक मेंबर पूछ रहे हैं कि जो 206E1H है, इसमें अगर 1 अक्टूबर से मतलब अमाउंट रिसीव हो, अगर उसमें हम केस अपना कलेक्ट करना शुरू कर दें सेल की फिगर पे, तो क्या ये कॉम्प्लायंस हो सकता है एक्ट का प्रॉपर? नहीं, सेल की फिगर नहीं, रिसीव, देखिए रिसीव पेमेंट करना है तो हम ये खाली कह रहे हैं कि आपका मतलब क्या है कि मतलब बिल करना, देखिए आपको जमा तो करना नहीं है, आप जमा तो तब करना है जब आपको रिसीव हो रहा है, तो आप जमा करेंगे जब रिसीव हो रहा है. आप जमा पहले करना चाहें आप पहले कर सकते हैं, बट टेक्निकली आपको जमा बाद में करना है, इसलिए आप पहले करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसका एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग नहीं, मैं तो एक्सक्लूडिंग मान ही रहा हूँ उसको. Any other member जिनकी query हो, they can ask their query themselves. तो सब members की request है, आप अपना please PPT share कर. हाँ बेटा, I'll share it. I'm sure. आप मेरे को दिव्या जी अपना मेरे को वो दे देना, email ID. हाँ जी. और मैं सब branches को भी send कर दूंगी जो साथ में. हाँ बेटा, absolutely no issues because इसमें केस लॉ केस स्टडीज काफी हैं, और एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग ने अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस, एक जैसे बाद में कानपुर में भी किया था, लखनऊ में बनारसी किया था, एक सिर्फ कोविड के ऊपर हम लोगों ने केस स्टडीज बनाई थी कि कोविड का इम्पैक्ट क्या होगा, चाहे वो गोइंग कंसर्न के ऊपर हो, चाहे कोविड का इम्पैक्ट अकाउंटिंग के ऊपर हो, चाहे ऑडिटिंग के ऊपर हो, कि एएस कौन कौन से अप्लाई करेंगे और क्या क्या करेंगे. दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग. तो वो ऐसा ना कि आई थिंक बिकॉज अलग अलग आएंगे तो यू कैन हैव दी मतलब इस तरह के सेशंस आप रखो, बिकॉज क्या है कि इस समय ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कि एनआरवी कहाँ लेनी है, कैसे एनआरवी लेनी है, पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स कहाँ इफेक्ट करेंगे, पोस्ट बैलेंस शीट कहाँ इफेक्ट करेंगे, बिकॉज अकाउंटिंग के साथ साथ बिकॉज इस समय क्या है कि प्रोविजनिंग कितनी कर सकते हैं, प्रोविजनिंग कौन सी नहीं कर सकते हैं, क्या बैड डेट सेटअप हो सकता है, क्या प्रोविजन होगा, उसका इम्पैक्ट मैट में क्या होगा, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज. तो वो एक ऐसा आ सकता है जहां यू कैन हैव वन सॉर्ट ऑफ सेमिनार वेयर बैलेंस शीट जो अभी बन रही हैं, तो उसमें आप लोग कर सकते हो उसमें. तो और किसी मेंबर की तो क्वेरी नहीं आई, तो क्योंकि आपका डेलिब्रेशन काफी अच्छा था, प्रेजेंटेशन में बहुत ही प्रैक्टिकली. नहीं, सब आंख सब बंद करके सो रहे थे. नहीं सर. और अगर किसी की फर्दर कोई क्वेरी होगी तो दे कैन पर्सनली any time. I am always available, beta. I am always available. Thank you so much, sir. Thanks a lot. And I'm also thankful to Manu sir, although he's not here, but he's the backbone of our core working, and he's always there for his support and guidance. And I'm also thankful to see Ritesh Agarwal ji, Chairman Bareilly branch, and Rachit Agarwal ji, Chairman Jhansi branch, for their cooperation so that we can successfully work as a team. And I'm also thankful to all the participants of this meet. And I'll try to share the PPT and the recording of this meeting as soon as possible, as all the members are requesting. So thank you all. Thank you so much, sir, for your precious time. Thank you, beta. Okay. अच्छा रितेश जी, नमस्कार. Okay, नमस्कार. अच्छा, okay.